اوکے ہاں. خیرا دوستو جی سندھ جی لطیف سائیں لطیف کی دھرتی لطیف کی ॿोली सॼी आलम इंसानियत वबा वारनि ॾींहंनि में शुरू कयल हिकु तसलसुल जंहिंमें असांजो ऑनलाइन मुशाइरो ऐं हिन खां पोइ क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते सेशन सकाफ़त ऐं अदब सां मिलियल जुलियल सेशन ऐं ॻाल्हियूं जेके हुयूं उहे सभिनी जो आॾो हुयूं. असां उहो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू कयो आहे. उन सिलसिले जी कड़ी ऐं तसलसुल जे हवाले सां ई असां तव्हांखे वरी हिकु दफ़ो ख़ुशि आमदीद चऊं था. विच में काफ़ी ब्रेक अची वई जंहिंमें काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं हुयूं. कुझु मसइला हुया, एकेडमिक इशू हुया, कुझु कमकार हुया, उन्हनि सां असां ॻंढियल हुयासीं. असां हिकु दफ़ो वरी तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं नवनि मौज़ूअनि जे हवाले सां. उन्हनि नवनि मौज़ूअनि में क्रिटिकल या तनक़ीदी सोच हिकिड़ो अहम पासो हुयो जेको असां जेको खणी आया आहियूं तव्हां सभिनी जे लाइ. उन्हनि में तव्हां सभु ॾिसो पिया त असांजो दोस्त डॉक्टर फ़ारूक नदीम साहिबु मौजूदु आहे. असां ॿियनि काफ़ी स्पीकर्स खे बि दावत ॾिनी या घुरायो आहे. उहे बि असां सां गॾु रहिया आहिनि. असां उन्हनि खे बि ॿुधंदा रहिया आहियूं. तव्हांजे इन प्रोग्राम जे हवाले सां असांजे प्रोग्राम जे हवाले सां तनक़ीदी शौर जे हवाले सां असां गॾु थिया आहियूं जेको तव्हां सभु असांखे ॾिसो पिया ॿुधो पिया. ऐं उमेदु आहे त इन सिलसिले खे असां अॻिते बि वधाईंदासीं ऐं तव्हांजे लाइ हिकु नए क़िस्म जो डिस्कोर्स शुरू थींदो. नयूं ॻाल्हियूं तव्हां सिखण लाइ मिलंदियूं तव्हांखे. तव्हां पंहिंजा सुवाल बि पुछी सघंदव ऐं कुझु पंहिंजे इल्मी अदबी यानी सिंधी अदब में छा पियो थिए, उर्दू अदब में छा पियो थिए, उन्हनि सभिनी शयुनि खे तव्हां खणी ईंदो, सम्झंदो, कंपेयर कंदो ऐं तव्हांखे महसूसु थींदो त वेयर वी आर एट द पॉइंट, असां किथे बीठा आहियूं. तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था. असांजो स्पीकर मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक नदीम साहिबु हिकु बहितरीनु अफ़साना नवीस, हिकु नक़ाद, हिकिड़ो दानिश्वर क़िस्म जो माण्हू, खाबिदुर जो हिकिड़ो सुठो सोचींदड़ माण्हू. मूं वटि वर्ड कोन्हनि कि फ़ारूक साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका तारुफ करा सकूं. माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन अदब के हवाले से, तनकीद के हवाले से बहुत ज़्यादा है. आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं अदब, और जो स्टूडेंट वहाँ से फैज़याब होके आते हैं तो डेफिनेटली उनको आप एक हसरत सी रहती है तो आपको सुने, आपकी तनकीदी, आपकी अफसानवी और आपकी दूसरी दानश्वराना जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे वो फैज़याब हो. आपको सिंध की तरफ से, सिंधी लोगों की तरफ से, सिंधी राइटर्स और रीडर्स की तरफ से मैं खुश आमदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में. और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ टाइम निकाला. और सिंध के लोग और पूरी दुनिया के लोग भी डेफिनेटली आपको सुन रहे होंगे तो वो आपको सुनेंगे. तो वेलकम फ़ारूक साहब. आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने हवाले से कुछ तारुफ कराएं अपनी पब्लिकेशंस के हवाले से थोड़ा बहुत, फिर हम चलते हैं उस मौजू पे ताकि हम मौजू को आगे बढ़ा सकें और उनमें से कुछ जो टेक्निकल पॉइंटें हैं, कुछ चीज़ हैं तनकीदी नुक्ते नज़र के हवाले से जो बयानियात हमने सिलेक्ट किया है उस हवाले से हम जाएंगे. तो फ़ारूक साहब आप सुन रहे होंगे तो वो आपको सुनेंगे. तो वेलकम फ़ारूक साहब. आप तारुफ कराएं और फिर आप से हम बहुत पूछेंगे थोड़ा सा, बल्कि बहुत ज़्यादा पूछेंगे बयानियात के हवाले से, नरेटोलॉजी के हवाले से. थोड़ा सा आप अपने हवाले से तारुफ करवा दीजिएगा. तो बहुत सारे लिसनर अभी आपको सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, और सिंध में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सुनना चाहते हैं और आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो आपको लाइव सुन रहे हैं. वेलकम सर. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत. सबसे पहले तो आज मैं जितना फख्र महसूस कर रहा हूँ कि हजारों साल पुरानी, 5,000 साल तो वो है जो किताबों में है, निसाबों में हम पढ़ते हैं, तो इससे भी पुरानी एक तहजीब से आज मैं बराह रास्त में, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं वहां पर जाऊं, लोगों से मिलूं, तो जो असल तहजीब है, जो तहजीबी विरसा है, उसको देखूं, उसको बराह रास्त उसको मिलूं, बराह रास्त उसको पढ़ूं, उसको समझूं. मुझे आज खुशी का मौका है. मैं हमेशा से इस बात पे फख्र महसूस करता हूं. जब मैं अमेरिका में गया, आपको पता है कि हम जब भी जाते हैं तो अपनी तहजीब के बारे में जब बात करते हैं तो मेरे, आप यकीन करें कि एक दफा हमारे कुछ दोस्त अमेरिकन यूनिवर्सिटी थे, जब उनको उनको या मैं यहाँ पे टैक्स लॉ लेके गया, हालांकि टैक्स लॉ मोहनजो दाड़ो की तहजीब से बहुत बात की है, लेकिन जब वो यहाँ पर गए तो उन्होंने, एक शख्स ने, यानी एक अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा कि एज कंपेयर टू पाकिस्तानी कल्चरल हेरिटेज, अमेरिका इज एन एक्वेरियम.
ایک چھوٹا سا ایکویریم ہے अमेरिका کہ جس کی تہذیب جو نا 15ویں 16ویں صدی سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلے یہاں پر کیا تھے. تو آپ کی تو ہزاروں سال پرانی, تو آپ کو تو بڑا فخر ہے. میں نے کہا جی بالکل بڑا فخر ہے, نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے ہم آپ کو سندھ دھرتی میں لے کے جائیں گے, آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا کمالات ہیں اس دھرتی کے, کیسے کیسا خوبصورت ورثہ ہے. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے اپنی کلچرل ہیریٹیج سے, اگر ہم پوسٹ کولونیل یعنی کولونیل اور سو کالڈ پوسٹ کولونیل, اگر ہم نے اس کے زوم سے, اس کے اثر سے نکل رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم پھر راگ پوریا دھناسری سے ملیں, ہم جا کے جو ہے نا وہ ہے نا جو اپنا جو موسیقی ہے, ورثہ ہے, ہماری جو اپنی پرانی داستانیں ہیں ان سے ملیں. اسی لیے جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میں نے اپنا داستانوی ادب چنا, انتخاب چنا. میں نے کسی ویسٹرن رائٹر کے اوپر, حالانکہ میں نے انگلش میں پی ایچ ڈی کی تو میں نے داستانوی ادب کے پی ایچ ڈی کی. اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا, لنک کروں گا آپ کے کنٹریبیوشن سے. ہم لوگ اگر چاہیں, میں اور آپ اگر چاہیں تو ہر ہفتے ایک ریسرچ پیپر لے کے تو ایچ ای سی کے منہ پہ ماریں, لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم نے اصل خدمت وہ ہے کہ جب ہم وہاں پڑھتے ہیں وہ ہم ڈیموکریٹیکلی اپنے کلچر میں رکھتے ہیں, تاکہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ دیکھیں, یہ اس طرح مغرب اس طرح سوچ رہا ہے, پوری دنیا میں گلوبلی لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں, تو کیا ہم بھی ان چیزوں کا اطلاق کر سکتے ہیں اپنے جو ادبی متون ہیں, اپنے کلچرل پریکٹسز اور ڈسکرسو پریکٹسز کے اوپر. اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, مجھے پنجاب میں بھی کوئی ایسا دانشور نہیں ملتا جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور ایفرٹ, یور انڈیورز فار دا پروموشن آف یور کلچر. تو جہاں تک بات رہی آج کے اس موضوع کے حوالے سے, یہ موضوع پوری دنیا میں اور ہمارے ساتھ بھی خاص طور پر بڑا اہم ہے. ہر کلچر نیریٹالوجی کے آنے کی وجہ سے ہر کلچر یہ چاہتا ہے کہ میرے ماضی کا نیریٹو سامنے آئے. اب حیران ہوں گے کہ بینگ پروگریسو, میں اور آپ ہمارے جیسے طالب علم یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہمارا ریاستی بیانیہ, ہمارا ثقافتی بیانیہ کیا ہے, لیکن کوئی بندہ ہمیں بتاتا ہی نہیں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے. یعنی اور پھر جو ہمارا ریاستی بیانیہ ہوتا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہی کلچرل ہے. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے آج میں بڑی ذمہ داری سے آپ سب سے بات کر رہا ہوں کہ نظریہ اور ثقافت دو مختلف چیزیں ہیں. آئیڈیالوجی اینڈ کلچر آر ڈفرینٹ تھنگ. ہم جان بوجھ کے آئیڈیالوجی کو کلچر پہ مسلط کر کے ہم نے اچھے نتائج حاصل نہیں کیے, ہم نے بہت برے نتائج حاصل کیے ہیں. ہم نے کلچر کو, یعنی اسی کی وجہ سے میں نے اپنی کتاب جو نا وہ کلچر اسپیشلٹی میں بھی لکھی کہ ہم اپنا اسپیس ہی کتنا دیتے ہیں اپنے کلچر کو. اپنی کلچر, جو بندہ اپنے کلچر میں سوچے گا اس کو تو ہم ان پڑھ, جاہل اور اس کو پتہ نہیں گنوار, اور وہی کہہ رہے ہیں جو جس کا رونا ہے ایڈورڈ سعید روتا رہا ہے کہ بھئی ہمیں مس ریپرزینٹیشن کی جاتی ہے, ہماری اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارے اندر سے ہی لوگ ہماری مس ریپرزینٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے آئیڈیالوجی کے مسلط کی وجہ سے, مسلط کرنے کی وجہ سے, نظریات کی مسلط کرنے کی وجہ سے ہم نیرو مائنڈڈ ہو چکے ہیں, ہم لسانی عصبیت میں کھو چکے ہیں. ہم جو نا وہ جو ڈائیورسٹی تھی, کلچرل ڈائیورسٹی, وہ ہم, ہاں اس کے بارے میں ہمارا کوئی جمہوری رویہ ہی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف نظریہ آئیڈیالوجی, ہر جگہ آئیڈیالوجی ہے نا. اس کو الاپتے ہم اپنی کلچرل جو ہے نا, جو اب کلچر کیا ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے, کلچر کا مطلب ہے ایگریکلچر, اور ایگریکلچر وہ ہے کہ ایک کلچر میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ایگری کریں, یعنی ایک دوسرے سے رضامندی کے ساتھ جو بھی کام کریں, وہ ایک کلچر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلچر زمین سے پھوٹتا ہے اور آئیڈیالوجی آسمان سے آتی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑا فرق, اب یہ بڑی تفاوت ہے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. میرے اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زمین, اپنا کلچرل ہیریٹیج جو نا, اس کے ساتھ اپنے تاریخی جو جتنا بھی جدلیات ہوا ہے ماضی میں اس کے ساتھ جڑے رہیں. لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اصل میں آپ کا کلچر وہ ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں اور آپ اور ہمارے جیسے کئی ایسے دوست ہیں جو اپنی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے اب ہر کلچر کا ایک نیریٹو ہے, آئیڈیالوجی کا اپنا نیریٹو ہے, پولیٹیشنز کا اپنا نیریٹو ہے نا. ہند کا الگ ہے, سندھ کا الگ ہے. اسی طریقے سے ماضی کا کولونائزر کا الگ نیریٹو ہے, کولونائزڈ کا الگ نیریٹو. تو ہر قبیلے کا اپنا نیریٹو ہے,
अब आप देखिए स्पार्टन्स का अपना नैरेटिव था, एथेनियन जो थे उनका अपना नैरेटिव था, लेकिन ये तमाम तहजीबों में ये मौजूद तो था अपना अपना नैरेटिव, लेकिन ये बनता कैसे है, आखिर कौन से लिसानी तजर्बात होते हैं, तख्लीकी तजर्बात होते हैं कि हमारा कल्चरल नैरेटिव बनता है, इस पे कभी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये हुआ ये, इस पे एक बहस हमें मिलती है डॉक्टर साहब, वो ये, जरा दोस्तों, तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। अरिस्टो को आप जानते हैं, प्लेटो को आप जानते हैं, है ना। अब अफलातून ने ये कहा कि दो किस्मों की हम कहानी पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्या एक है जो हम दिखाते हैं और एक है जो हम बताते हैं, यानी एक टेलिंग है और एक शोइंग है। डाइजेसिस और मेमेसिस। हाँ बिल्कुल, डाइजेसिस एंड माइमेसिस। तो शोइंग के ऊपर अरिस्टो ने जोर दिया और टेलिंग के ऊपर प्लेटो ने जोर दिया। तो कुछ लोग वो हो गए जो बताने की तरफ कायल हो गए और कुछ लोग वो हो गए जो दिखाने की तरफ कायल हो गए। तो शेक्सपियर तक ज्यादातर ड्रामेटिक आर्ट जितना भी है वो शोइंग से ताल्लुक रखता है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी की तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी, ज्यादा तनकीद हमारी ड्रामे के ऊपर रही, शोइंग के ऊपर रही, माइमेटिक आर्ट की तरफ। तो हुआ ये कि जब जो ड्रामे का जवाल आया, अब ड्रामे का जवाल, मैं आपको छोटी सी, डॉक्टर साहब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मेरी अपनी डिस्कवरी है, ये मैंने यानी खुद पढ़ पढ़ के कि आखिर ये जो निसाब में बताया जाता है कि शेक्सपियर के ड्रामे के बाद ट्रेजेडी, ट्रेजिक हीरो और जो ट्रेजिक नॉर्म थी वो खत्म हो गई, आखिर क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब मेरी अपनी फाइंडिंग्स ये हैं और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, निशाते सानिया के बाद नेशन स्टेट्स वजूद में आई। नेशन स्टेट्स में जब हीरो होता है तो वो वर्दी वाला होता है, वो पुलिस का होगा, फौज का होगा, या स्टेट कंट्रोल्ड होगा ना हीरो। उससे पहले हीरो स्टेट कंट्रोल्ड नहीं, स्टेट अभी कोई वाजी नहीं थी। अब मिसाल के तौर पर जो हेमलेट है, हेमलेट जिस महल में बनाया गया है वो कोई खास स्टेट नहीं है, वो देखो खास कबीले की रियासत है ना, नेशनलिज्म और कबीले के साथ ही ताल्लुक, उसका कुछ जियोग्राफिक, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन तो बदलती रहती नहीं, आज ये जियोग्राफी है, कल आगे की फतूह आ गई तो कल आगे बदल गई, उसका ये नहीं। लेकिन जब ये जो कॉलोनियल सिस्टम हुआ आया तो इसने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, तो जितना हीरोइज्म था वो नेशन स्टेट के साथ कंडीशन हो गया, लिहाजा अब नेशनल एंथम, नेशनल हीरोइज्म आ गई। तो जो लिखने वाले थे, ड्रामा लिखने वाले थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नेशन स्टेट को प्रमोट नहीं करना, नेशन है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड हीरो को हमने प्रमोट नहीं करना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हीरो को प्रमोट जब भिखारियों ने नहीं किया, है ना, तो फिर क्या हुआ, इस रगड़ के, इसकी आपसी झगड़े से एक नावल निकल आया था, क्योंकि डेमोक्रेसी की बहसें भी निकली, है ना, तो फिर नावल। अब हीरोज जो थे वो डेमोक्रेटिक जो एक्सप्रेशन था उसमें आगे, लिहाजा एक नया नरेटिव सामने आ गया, जो कि फिर वही बात है कि वो माइमेसिस नहीं था, वो डाइजेटिक था। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हुआ कि 20वीं सदी तक कहानी समझा जा रहा था और पूरे अदब के ऊपर सिर्फ एक चीज की मुसल्लत की गई थी कि जी ये आमद है, ये इंसानी एफर्ट तो है ही नहीं, ये तो बस किसी की बस वदीयत है, किसी के ऊपर आ गया और किसी ने कहानी और अच्छा नावल लिख दिया। तो हुआ ये कि 20वीं सदी के आगाज में ही एक साइंटिफिक सोच सामने आई कि भाई इसको भी हम देखें कि भाई आखिर बनता कैसे, और अरिस्टो और ये वो क्या बातें कर रहे थे, प्लेटो। तो उन्होंने वो रूल्स सामने लेके आए कि वो कौन रूल्स थे जो अरिस्टो ने ड्रामे के ऊपर अप्लाई किए। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये प्लॉट होता है, ये कैरेक्टर होता है, ये इस तरह। तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला। वो क्या फार्मूला था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। उन्होंने कहा कि जहां जहां ये जो ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडी, ये सबसे अहम बात जो है ना वो नीत्शे ने की अपने मजमून में द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में की। उसने क्या कहा, व्हाट ही सेड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस, वन इज अपोलोनियन अप्रोच
द अदर वन इज डायोनिशियन अप्रोच। उसने कहा दुनिया में दो खुदाओं की झगड़ा है, एक झगड़ा है जो सबसे बड़ा खुदा है वो अपोलो है, एक वो है जो उसका उसका फॉलोअर है ना, या उसका बनाया हुआ है, वो डायनेशियन है। उसने कहा कि हुआ ये कि डायनेशियस ने प्रोमेथियस की तरह, है ना, जो अपोलो ने ऑर्डर किया होता उसको वायोलेट किया और अपनी मर्जी की, आउट ऑफ सम मिस्टेक, आउट ऑफ सम किसी ना किसी सूरत में उनसे हो गया। तो अपोलो ने उनको एक बहुत बड़ी, अपोलो ने उसको यानी सजा दी। मिसाल के तौर पर उसने सजा क्या दी, प्रोमेथियस को उसने जो ना उसको प्रोमेथियस को उसने सजा क्या दी, यानी यानी ग्रीक मिथ ये कहती है अ वल्चर, एक गिद्ध, वाज ऑर्डेन्ड, उसको हुक्म दिया गया टू ना upon द लिवर ऑफ प्रोमेथियस, कि वो चबाएं अंतड़ियां किसकी, प्रोमेथियस की। तो प्रोमेथियस की जो चीखें थी, है ना, जब वो गिद्ध जो है उसकी अंतड़ियां दिन को खाता, तो प्रोमेथियस की जो चीखें थी वो इतनी ज्यादा ऊंची होती थी, उससे अर्श उस वक्त हिल जाता अपोलो का, और सारे तौबा तौबा करते, और वो ये कहते हैं कि हैवंट सीन यू, एक दूसरे से कहते हैवंट सीन यू नेमेसिस, द वर्क्स ऑफ नेमेसिस, द वर्क्स ऑफ ट्रांसग्रेशन, क्या आपने देखा नहीं कि whosoever transgresses the boundaries of अपोलो, जो जो अपोलो की बाउंड्री को, जो 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 शख्स है ना, जो जो उस वक्त का देवता, छोटा देवता, अपोलो के बनाए हुए रूल्स को, उसके हुक्म को वायोलेट करता है, यानी तजावज करता है, यानी सरकशी दिखाता है, उसके साथ ये होता है। नेमेसिस कहते हैं मकाफात अमल, ये उसके साथ होता है। तो उससे बाकी कहते हैं तौबा 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 तौबा, इस अजाब से हमें अपोलो बचाए, इस अजाब से, है ना। यही फार्मूला पूरी दुनिया में काम करता है। नीचे ने कहा पूरी की पूरी ट्रेजेडी में, वेस्टर्न ट्रेजेडी हो या ईस्टर्न, जहां जहां ट्रेजेडी लिखी जाएगी, एक ही फार्मूला उसका, वेयर देयर इज ट्रांसग्रेशन देयर इज ट्रेजेडी। जहां जहां, हाँ, जहां जहां वायोलेशन ऑफ बाउंड्रीज होगी वहां वहां पर ट्रेजेडी होगी। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं। इसी तरह फ्राइड ने दबे लफ्जों फ्राइड ने भी यही बात कही। वो क्या कहा था फ्राइड ने, यह कहा उसी दौर में फ्राइड ये लिख रहा था, क्या लिख रहा था फ्राइड, कि देयर इज अ टोटम एंड देयर इज अ टैबू। टैबू कहते हैं वही, टैबू यानी तहरीमात, यानी मुकद्दस, है ना, अफकार और ख्यालात। तो फ्राइड ने कहा कि एनी टोटम, है ना, इन हिज ओन, यानी अपनी ही कैपेसिटी में कोई शख्स, कोई टोटम, कोई आम शख्स हैपन्स टू वायोलेट द टैबू, जैसे कि इडिपस ने कहा किया, उसने तहरीमात, मुकद्दस अहकामात को की खिलाफ वर्जी की, और उस खिलाफ वर्जी के नतीजे में उसके साथ टोटम को सजा मिलेगी, टैबू को नहीं मिलेगी, क्योंकि टैबू इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैबू। क्योंकि टैबू जो होता है, जो वो टोटम के, यानी कि उसके उसके टोटम के से मजबूत होता है। टैबू, अब टैबू क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द ट्रेडिशंस दैट आर प्रैक्टिस्ड इन द सोसाइटी, ये है टैबू। अच्छा, टोटम क्या है, एक शख्स, एक जो ना वो जो। इसी तरीके से अब आप देखें कि यही बात तकरीबन हेगल कर रहा था, जो डायलेक्टिकल वो कह रहा था कि एक पावर होती है, उस पावर को एक दूसरी पावर चैलेंज करती है, और उसके नतीजे में एक थीसिस एंटी थीसिस, और हेगल ने भी कहा। अब आप देखें कि मार्क्स भी तकरीबन यही कह रहा है ना। मार्क्स भी कहता है कि जो एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी की पावर होती है वो कमजोरों को, है ना, कमजोर को वो एक्सप्लॉइट, वायलेट, सुप्रेस करती है, और उसके नतीजे में कल्चरल एलियनेशन पैदा होती है, मार्क्स की तब। तो ये सारे के सारे अजीम मुफक्कर 19वीं सदी के, है ना, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब लिटरेचर पे, ट्रेजेडी पे बात करे तो तकरीबन इसी मौजू को सामने के, वेयर देयर इज ट्रांसग्रेशन देयर इज अ ट्रेजेडी। अच्छा, अब ट्रांसग्रेशन का एक और लफ्ज है जो फूको वगैरह इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, वो है सबवर्शन, सबवर्ट करना, यानी तहोबाला कर देना, पुरानी चीजों पर चैलेंज करना। इसी की जो पोस्ट मॉडर्न शक्ल है उसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन, कि वो करते वही हैं ना, जो वो डिसमेंटल करते हैं पुरानी मिथ को। ठीक है, अब हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने ये फार्मूला ट्रेजेडी में तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन
कौन सा ऐसा फार्मूला है जो नावल में, अफसाने में काम करता है? अब ये बात हो गई। तो ईएम फॉस्टर ने, है ना, अपनी एक किताब लिखी 20वीं सदी, उसी दौर में जब ये टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, डी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, मार्शल प्रोस्ट और दूसरे लोग लिख रहे थे, उसी दौर में ईएम फॉस्टर ने ही रोट अ बुक, द नेम ऑफ दैट बुक इज एस्पेक्ट्स ऑफ नावल। उस किताब में उसने बड़ी खूबसूरत बात की उसने, यानी ली तो उसने अरिस्टोटल से। अब अरिस्टोटल ने ये बात की थी, देखिए जरा, अरिस्टोटल ने जो असल बातें थी वो हम तक पहुंची नहीं थी दोस्तों। अरिस्टोटल ने कहा कि जो अच्छा प्लॉट होता है ना, कहानी का अच्छा प्लॉट, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि वो मशरूत होता है। फैबुला, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। अगली बात उसने की कि सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस, कि वो सीक्वेंस भी होता है और एंड में उसके कॉन्सिक्वेंस होता है। तो देखें, कौन लगाने से, सीक्वेंस से नतीजा खेज, जैसे कहते हैं ना कि नतीजा खेज कहानी लिखी, तो नतीजा खेजी अरिस्टोटल कहता था बहुत अहम है। ठीक है, अच्छा, अरिस्टोटल ने एक और, मैं आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी मजे की बात बताऊंगा आपसे। अरिस्टोटल ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसका नाम था ह्यूब्री, HUBRIS, ह्यूब्री। जो असल तकब्बर के लिए मैन जो लफ्ज है वो ह्यूब्री है, प्राइड नहीं है, प्राइड नहीं है। अब देखिए, गौर से जरा देखिएगा, पुरानी मिथ भी ये कहती है, पूरी दुनिया के मुकद्दस किताबें और हमारी रवायात ये कहती हैं, और मैंने तो बहुत, यानी कि ये चीज पढ़ी है कि फलां शायर ने कहा कि सरू का जो दरख्त है वो इसलिए इसके ऊपर फल नहीं लगता क्योंकि वो झुकता नहीं है। असल में ये बहुत पुरानी, ये फिर यूनानी जो असातीर है उससे जाके मिलता है। वो कहा जाता था कि हर वो शय जो फुली इरेक्ट होती है, जो फुली उसको जवाल है, वो प्राइड है उसके साथ, जैसे सरू का दरख्त है ना। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 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 ह्यूब्री है, ह्यूब्री यानी तकब्बर करने वाले लोग ट्रेजेडी का शिकार होते हैं, और वो ये नहीं जानते कि उनके साथ वो ये नहीं जानते, यानी अरिस्टोटल ने ये कहा कि उनको ये नहीं पता कि वो आयरनिकल, यानी सितम जरीफी, अरिस्टोटल जब व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी, तो वो ये कह रहा था कि सितम जरीफी ये है कि यही ट्रेजिक कैरेक्टर्स, यानी ये जो ट्रेजेडी के किरदार होते हैं, ये खुद भी नहीं जानते होते कि उनके साथ क्या होता है अंदर खाने, यानी उनको लोग कैसे देख रहे हैं, लिहाजा ये कैरेक्टर बाउंड है कि इनके साथ ट्रेजेडी हो, तो उनके साथ होती है। अच्छा, आगे अरिस्टोटल ने फाइनली बड़ी एक और खूबसूरत बात की जो हमें ये भी नहीं बताई जाती। उसने कहा कि दोज पीपल, वो लोग जो अपनी जिंदगी में ही अपना ट्रेजिक फ्लॉ, अपनी कमजोरियां डिस्कवर कर लेते हैं, वो ट्रेजेडी का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यहां यहां मेरे साथ ट्रेजेडी हो सकती है, लिहाजा अपना, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने से लेकर अब तक लोग ट्रेजेडी के और जो ड्रामे में मौजूआत थे उसके किसी ना किसी तरीके से फार्मूले पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, यानी तरकीब पर, यानी तश्कीलात पर, साख्तों पर बात कर रहे थे डायरेक्टली, लेकिन नावल पे नहीं होती थी। तो ईएम फॉस्टर इज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टेप फॉरवर्ड टू एग्जामिन, पहली दफा उसने कहा कि स्टोरी और प्लॉट में क्या फर्क होता है। तो नैरेटोलॉजी की बुनियाद अरिस्टो के बाद ईएम फॉस्टर के पास है, और ईएम फॉस्टर के साथ ही रशियन फॉर्मलिस्ट के पास है, जिसमें विक्टर शेक्लोविस्की है, जिसमें व्लादिमीर प्रॉप है, जिसमें दूसरे लोग हैं। अब ये सोचिएगा कि हमारे पास ये जो ईएम फॉस्टर है उसने कहा क्या, उसने कहा भाइयों बात ये है कि जब हम नावल, है ना, यानी टेलिंग, है ना, जब हम टेलिंग को देखते हैं तो टेलिंग में दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है जो किसी कहानी का प्लॉट अच्छा होता है, और किसी कहानी का वो बहुत अच्छा होता है, स्टोरी बहुत अच्छी है। अब हम जैसे लोग हैरान हो गए कि भाई ये प्लॉट अलग होता है, स्टोरी अलग होती है। तो ईएम फास्टर ने कहा हाँ, ये बात अरिस्टोटल कर चुका है। अच्छा जी, कर चुका है, कैसे कर चुका है, जरा आप अपनी एग्जांपल दें। उसने कहा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ये ईएम फास्टर ने एग्जांपल दी। उसने कहा द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड।
is a plot, is a story. सिंपल सीक्वेंस, चेन ऑफ इवेंट्स है, चेन ऑफ इवेंट्स है कि एक काम हुआ और उसके बाद ये हुआ। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैं कराची गया, कराची से मैंने टिकट ली, हैदराबाद गया, और हैदराबाद से मैंने टिकट ली, मैं लाड़काना पहुंच गया, है ना। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। तो ये हैपनिंग है, होना है, इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि 3 वाकयात 4 हो गए कहते कहते। अब उसने ये कहा, क्या, E.M. फॉस्टर ने, कि भाई नावल में एक और चीज होती है जो बहुत है, वो है प्लॉट। वो क्या, कि जी कैसे ये काम कैसे हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो मेरे दोस्तों, अगर आप बात सारी सुन रहे हैं ना, तो मैं आपको टार्जन की कहानी तो हर शख्स ने सुनी हुई है, मैं वहां से एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये इसलिए मैं जरा स्पॉन्टेनियसली बातें कर रहा हूं क्योंकि मेरा और डॉक्टर साहब का मुश्तरका शोबा है, डॉक्टर साहब का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही शोबा है। कछुए और खरगोश का एग्जांपल भी बड़ा अच्छा देते हैं। तो कछुए और खरगोश का एग्जांपल अच्छा देते हैं टार्जन के साथ साथ, आप उसका भी थोड़ा दे दीजिएगा। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है इन सारी नैरेटिव्स का कल्चर के हवाले से, वो भी हम आपसे डिस्कस करके पूछेंगे और सुनेंगे। ग्रेट हो गया। मैं छोटी सी एग्जांपल टार्जन की दे लूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक, यानी मैं सम आप कर लूं। अब टार्जन की कहानी आप देखें कि टार्जन की कहानी में ये होता है कि टार्जन ने दुश्मन को देखा, एक शाख तोड़ी और जनाब जानवरों को साथ लेके भागा और दुश्मन पे जाके वार कर दिया, है ना। ये है वाकयात जो आम तौर पर हमारे कहानियां लिखी जाती हैं उसमें होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूं कि टार्जन जब शाख तोड़ रहा था तो अचानक उसके ज़हन में आया कि ये दुश्मन को अपने बच्चों की ख्याल नहीं आता, ये जानवरों के बच्चों को क्यों मारता है। इसको जरा एहसास नहीं आता होता कि ये दौड़ चढ़ता है जंगल काटने के लिए। इसे नहीं पता कि जंगल की बका में ही इंसान की बका है। अगर आज जंगल काट गए तो इंसानियत फना हो जाएगी। इंसान नेचर से क्यों, टार्जन के पास ये सोच ही नहीं है। यानी राइटर ने टार्जन को ये सोच ही नहीं, महसूसात नहीं दिए, एहसासात ही नहीं दिए टार्जन को, है ना डॉक्टर साहब। अब आइए आपके सवाल बड़े अहम की तरफ। देखो मेरे भाइयों, अगर मैंने एक स्कूल खोला है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो है ना वो जिसने लिखा है चार्ल्स डिकन्स ना, चार्ल्स डिकन्स का नावल है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स नावल में वो अपने करेक्टर में एक प्रिंसिपल है, वो एक स्कूल खोलता है, उसमें वो सारे प्रिंसिपल बच्चों को कहता है कि यू कैन नॉट फील एनीथिंग, तुम कुछ भी सोच नहीं सकते। फीलिंग इज नथिंग इन द इन दिस यूनिवर्स। महसूसात करने से यू कांट गेट एनीथिंग। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो यू एक्ट, यू जस्ट एक्ट, आपको सिर्फ एक्ट करना पड़ेगा। अब आप देख लें कि हमारी जब ज़हन साजी होती है ना किसी नैरेटिव से, इस किस्म की स्टोरियां बताई जाती हैं, आगे बढ़ो, ड्रा मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर हमें महसूसात दें तो हम कहेंगे टार्जन की तरह, यार ये दुश्मन को जरा ख्याल नहीं आता, लिहाजा हम कत्लो गारत से, शिद्दत पसंदी से हम बाज आ जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में लिटरेचर का शोबा डिस्करेज किया जा रहा है कि ये इंसान के एहसासात बाहर निकालता है, जिससे लोगों के, यानी कि जो है ना जालिम लोगों के इस्तेहसाली कुव्वतों के जो नैरेटिव्स हैं, बयानिए कि मार दो, क्रश कर दो, दीवारों पे जो लिखते हैं, इधर कर दो, फलां ये है, फलां वो है, ये जितने, है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लिटरेचर उनको चैलेंज करता है, लिटरेचर उनके सामने ढाल बन जाता है। इसीलिए लिटरेचर को लोग पढ़ने नहीं देते, क्योंकि ये उस एक्शन को, क्योंकि वो उस एक्शन का मतलब ये है कि आप ना, है ना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी काइंड ऑफ मोरालिटी, एनी काइंड ऑफ इथोस, कल्चर, हर किस्म की, आपने सिर्फ अपना मतलब हासिल करना है ना। तो लिटरेचर उस एहसास को बेदार करता है, वो एहसास ढाल बन जाता है। वो बच्चियां बच्चे, वो स्टूडेंट सामने आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं भी ये गलत है। लिहाजा हर शख्स, हर कल्चर जो ना अपना अपना नैरेटिव बनाता है। हम कहता है जी, मसलन एक नैरेटिव ये है कि जी हमारा वो कबीला है जिसने कभी हमेशा फतह में रहा है, हमें मफतूह हुआ ही नहीं, है ना। हमारा वो कबीला है जिसने हमेशा ये काम किया, हमारा वो कबीला है जिसने, एक कबीला है ना, हमें यानी मुझे अक्सर, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा जुमला डॉक्टर साहब मैंने जिंदगी में ये सुना, पंजाबियों में मजाहमत नहीं है, पंजाबी हमेशा जो है ना वो आगे नीचे गिर जाते हैं, बाहर से आने वाले ने हर एक ने आके पंजाब पे हुकूमत की,
हाँ नहीं नहीं, इससे क्या होता है कि लोगों का जो कल्चरल नार्सिसिज्म है ना, वो सामने आ जाती है। मैं हंस देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तुम, हाँ, है ना, अगर खुश, ये है। नरगिस वाली बात आ अब गई। डॉक्टर साहब हुआ कि छोटी सी, मैं सम अप करता हूं, फिर आप सवाल की सम अप कर रहा हूं, आखिरी 2 मिनट। लिटरेरी थियरी ने, ठीक है दोस्तों, तमाम सुनने वालों का, लिटरेरी थियरी ने साख्तियात, पस साख्तियात, यानी स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, साइकोएनालिसिस, ये सारी थियरीज सामने रखी और कहा कि ए तालिब इल्म, इन तमाम चीजों को जहन में रख के अब देखो कि कल्चरल नैरेटिव्स, है ना, कल्चरल नैरेटिव्स में कितनी इंपेरेटिव पावर है। यानी जो जो इंपेरेटिव जुमला है ना, हुक्मिया जुमले, दरवाजा बंद कर दो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, है ना, आपने देखा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये जिम्मेदारी के साथ एग्जांपल देता हूं। डिप्टी नजीर अहमद ने जो नावल लिखा है मिरतुल उरूस, उसमें 2 बहनें हैं, एक है असगरी और एक है अकबरी। जो लड़की असगरी है वो बाप की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए, मकामी कल्चरल जो वैल्यूज है उससे नफरत करती है, गरीबों से नफरत करती है, और अमीरों से अशराफिया से मोहब्बत करती है। यानी अशराफिया कौन सी? जो अशरफी से जुड़ी है। अशरफी फिर वही पैसे ही, है ना, जो यही शराफत है, यही अशरफ, यही सारा कुछ है, ठीक है। तो जो असगरी है, अकबरी जो नेचुरल करेक्टर है, जो बिल्कुल, है ना, जो तरबियत में नहीं आती, बाप की तरबियत में नहीं आती, अपने इर्द गिर्द सहेलियों से खेलती कूदती रहती है, उसको विलन बना के पेश किया, हालांकि वो हीरो है। तो बाप उसमें हमेशा ये कहता है तुम ऐसे कर लो, तुम वो कर लो, इसको कहते हैं हुक्मिया जुमले, फेल अमर। असल में जो नैरेटोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, ये पॉलिटिक्स ऑफ फेल अमर, उसको देखता है कि फेल अमर हमारे साथ कैसे सियासत करता है, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं बैठना, इस तरह नहीं बैठना, वो करो, ये करो, वो। तो ये वही नीत्शे वाली बात आती है कि सारा का सारा काम अपोलोनियन सोच का है। अपोलो वाली सोच हमारे अंदर है कि हम बाउंड्रीज बनाते हैं ताकि इंसान कंट्रोल में रहे। तो जो नैरेटोलॉजी का शोबा है, ये हमारे नावलों में, हमारे अफसानों में ये देखता है कि कौन सा नजरिया गालिब है और उसका नैरेटिव किस तरह चल रहा है। और अब हर शख्स अपने अंदाजे से करता है। कुछ इसको एब्स्ट्रैक्ट अंदाज से कर रहे हैं, यानी सिर्फ स्टाइलिस्टिकली, और कुछ इसको आइडियोलॉजिकली देखते हैं। तो मेरा ताल्लुक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव से है। जिस तरह हमारे और दोस्त हैं, वो इसको एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे लेते हैं, यानी सिर्फ लिंग्विस्टिकली देखते हैं, स्टाइलिस्टिकली देखते हैं, वो उसको आइडियोलॉजिकली नहीं देखते, ठीक है। तो ये 2 है। एक जो तरीका है उसको कहते हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ नैरेटोलॉजी, और दूसरा कहते हैं पोस्ट क्लासिकल मॉडल ऑफ नैरेटोलॉजी। जो क्लासिकल मॉडल ऑफ नैरेटोलॉजी है उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि फार्मूलाज से ना, जो जो फार्मूला है वो लिसानी तौर पर देखा जाता है कि हीरो गया, उसने यूं अमल किया, ये किया, वो किया, फिर आगे से उसको रिवार्ड मिला, फिर आगे ना। तो उस तरह मुख्तलिफ हरकत और सकनात नोट करके तो रिजल्ट फाइंडिंग करता है। जो यानी पोस्ट क्लासिकल है, वो मार्क्सी भी है, वो साइकोएनालिटिक भी है, वो असल में बीच में आइडियोलॉजी देखता है। वो कहता है कि जो गालिब, यानी कि जो एक्सप्लॉइट करने वाला था, उसमें बाइनरी क्या बनती है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, कौन सा तबका किसको किन जुमलों से कंट्रोल करता है। तो ये 2 तबके हैं नैरेटोलॉजी के, यानी कि क्लासिकल और पोस्ट क्लासिकल। आजकल दौर क्लासिकल का भी है, पोस्ट क्लासिकल का भी है। तो मेरा अपना थीसिस जो है पीएचडी का, वो दास्तान के ऊपर मैंने उसका क्लासिकल एनालिसिस यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी किया, और फिर मैंने उसका पोस्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी किया। तो ये कुछ था आपके मौजू के हवाले से। बहुत सारा बातें हैं, मैंने खुद भी, ये आपने देखा होगा कि ये जो किताब है मैंने लिखा, इसमें एक एग्जांपल दी थी मैंने कछुआ और खरगोश की। मेरा कहने का डॉक्टर साहब मकसद ये था कि है तो छोटी सी कहानी, लेकिन आप ये देखिएगा कि उस दौर की जो फेबल्स थी, वो उस दौर में मजहब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितनी स्टोरीज इंपॉर्टेंट थी। इन स्टोरीज के लिए एग्जाम्पलीफाई करके लोगों को बताया जाता था कि अगर आप कछुए की तरह अमल करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और अगर आप खरगोश की तरह अमल करोगे तो आप आगे रहे। लेकिन होता यह है कि जो ना चीजें
विद अ पैराडाइम शिफ्ट चीजें बदल जाती है ना। वो चीजें इस तरह बदल जाती हैं कि मसलन हम कहते हैं कि क्या नाम है उसका कि यानी एक तरफ कहते हैं कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी हम कहते हैं कि जिसने जल्दी की उसने ना, तो दूसरी तरफ कहते हैं पहले आए और पहले पाए। दूसरी तरफ ये कह रहे होते हैं, है ना। तो ये चीजें बदलती जाती हैं। तो ये जितने भी मुहावरे हैं ये अपने अपने जमाने में तो अहम होते हैं, जब दूसरे जमाने में जाते हैं तो कम अहम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर निशाते सानिया रेनेसां में नारा लगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो पॉलिसी थी ऑनेस्टी, यानी कोई वैल्यू, कोई मॉरल वैल्यू नहीं थी, यानी पॉलिसी वो है जो हालातों वाकयात के मुताबिक बदल जाती है, तो पॉलिसी है ना। लिहाजा उन लोगों के नजदीक, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाके, कभी न्यूजीलैंड में जाके, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, तो उन्होंने पॉलिसी बदल नहीं होती थी। तो उनसे उनके जो लोग थे, यानी कि मातहत पूछते थे अपने गवर्नर जनरल से कि हमने कितना ऑनेस्ट रखा है, तो वो कहते थे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। ये अपनी पॉलिसी ऑनेस्टी। वो वही हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोई सबमिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो हमारी मोरालिटी, हमारी एथिकल वैल्यू हमारी उतनी ही होती है जितनी पॉलिसी होती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक नैरेटिव है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव का हमने, अच्छा आखिरी फाइनल बात मैं आपसे बात करता हूं। देखो दोस्तों, 3 चीजें हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है: स्ट्रक्चरलिज्म, नैरेटोलॉजी और सेमियोटिक्स। जो रूल्स स्ट्रक्चरलिज्म पे अप्लाई होते हैं वही नैरेटोलॉजी पे अप्लाई होते हैं और वो ही अप्लाई होते हैं सेमियोटिक्स पे। लिहाजा जब आप नैरेटोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, मेरी अगली किताब सेमियोटिक्स पे आ रही है, सिमियात का मैंने उसका नाम दिया है, ठीक है। मैं आजकल उस पे काम कर रहा हूं, सेमियोटिक्स पे, कि ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई और क्या, ठीक है। तो सेमियोटिक्स भी इसी तरह बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, उस पे ऊपर बड़ा अच्छा काम हो सकता है। तो सेमियोटिक्स यानी सिमियात के जो फार्मूलाज हैं वही तकरीबन नैरेटोलॉजी के हैं, और वही, क्योंकि वो भी नैरेटिव्स को देखते हैं, कल्चरल नैरेटिव्स को देखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी जितनी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, क्या फार्मूलेज हैं इनके, कौन सा किरदार उन्होंने हावी रखा है, कौन सा मातहत है ना। मिसाल के तौर पर आजकल डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो से मैंने अपना भी एक फार्मूला मैंने डिस्कवर किया है नैरेटोलॉजी के हवाले से। अब मुझे नहीं पता कि ये मैंने थोड़ा सा नेट कंसल्ट किया और दोस्तों को कहा कि यार मेरे लिए ये देखो, ये ना हो कि कहीं वो प्लेजरिज्म निकल आए, है ना, कि मैंने किसी का। तो जरा आपसे भी है मेरी दरख्वास्त के आप भी जरा देखिए कि नेट कंसल्ट करके कि अगर वाकई किसी ने इसके ऊपर काम किया है तो मैं फिर ना करूं, अब इसको बढ़ाऊं मैं ना। तो जिस तरह दूसरे नैरेटोलॉजिस्ट ने अपना अपना फार्मूला दिया, एक फार्मूला मेरे ज़हन में भी आ गया। वो इस तरह आया कि मेरी बीवी यानी बड़ी बेटी को बता रही थी, मेरी बीवी जो है वो बायोलॉजी की टीचर है, वो बच्ची को पढ़ा रही थी कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनिमल्स, उसमें वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो मैंने फौरन कहा कि ये इनमें क्या फर्क है। तो कहने लगी कि वर्टिब्रेट्स वो होते हैं कि जिसमें बोनी स्ट्रक्चर बोनी होता है ना। तो वो स्पोर्ट वो ना वो सारे वो उसको सस्टेन करता है, वो सारे यानी उसका बोझ जो है जिस्म का वो उठाता है। तो इनवर्टिब्रेट होता है जिसमें लचक बहुत ज्यादा होती है, जैसे स्नेक है, जैसे कि ये जो दूसरे जिसमें हड्डी नहीं होती। उस्ताद यहां से मैंने आइडिया लिया, मैंने कहा कि कहानी भी 2 तरह की है। अच्छा। नरेटिव भी 2 तरह की है, कहानी भी 2 तरह की है। एक है ना डॉक्टर साहब, एक वो जो सीधी सीधी कहानी है जिसमें बोनी स्ट्रक्चर है कि सीक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस है, कॉज एंड इफेक्ट है। और एक वो जैसे सांप की तरह, स्नेल की तरह, है ना, जो भागसी है, जो जिसका पता ही नहीं चलता कि इसका ना, जैसे मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर काफका की कहानी है, बोरखेज की, असल मिसाल बोरखेज की है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में रशीद अमजद की कहानियां हैं, अफसाने हैं, जो जदीद अफसाना लिखा गया है जिसमें यानी एब्स्ट्रैक्ट अफसाना जिसको हम कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अफसाना, शॉर्ट स्टोरी जो है, जिसमें हैपनिंग ज्यादा अहम नहीं होती, बीइंग इंपॉर्टेंट होती। तो कहानी है ना, कहानी एक होता है हैपनिंग जिसमें वाकया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
تو اسی طریقے سے ورٹیبریٹ اور یہ دو طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو ذرا دیکھیے گا, میں اس کو کام کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ ورٹیبریٹ اور انورٹیبریٹ, میں نے اس کا نام بھی اردو میں دیکھ لیا, فقاریہ اور غیر فقاریہ کہانی. یعنی کہ ایک وہ جس میں ہڈی ہوتی ہے اور ایک وہ جس میں ہڈیاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے میں چاہوں گا, آپ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں آج بہت فخر کے ساتھ اس طرح جذباتی ہو کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج بہت بڑی تہذیب کے ساتھ میرا مکالمہ ہو رہا ہے. تو میرے لیے سعادت ہے, میرے لیے بڑی محبت ہے آپ لوگوں کی. اچھا, میں نے جان بوجھ کر کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر کبھی زندگی میں چانس ملے تو کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں, یہ میں بعد میں بات کروں گا اپنے کتاب کے حوالے سے, اپنے تعارف کے بارے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ نیریٹیوز کے حوالے سے زیادہ بات ہو. میں اپنی بات کیا کرنی ہے, میری ایک کتاب ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے, وہ کتاب ہے وہ دکھا دیں گے آپ کو. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی آپ کا کوئی سوال, کوئی کنسرن ہو تو میں حاضر. بہت سارے سوالات ہیں, بہت زیادہ شکریہ فاروق صاحب, آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں. اس میں سب سے اہم چیز تو جو آپ نے اسٹارٹنگ میں کہی تھی اس میں تھا نیریٹولوجی کا ثقافت کے ساتھ تعلق. یعنی ہمارے پاس جو ثقافت ہے, جو کلچر ہے, وہ ساری چیزیں نیریٹو اسٹرکچر سے جڑی ہوئی ہے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نیریٹو اسٹرکچر کے بعد ہماری ایک ثقافت بنتی ہے, اس کے بعد اس کی ساختیات بنتی ہے, ان سب چیزوں کو فالو کر کے ہم آج یہاں تک پہنچ رہے ہیں. ہم سوالات کی طرف بھی آئیں گے, بہت سارے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ بھی پوچھیں گے, لیکن تھوڑا سا آپ نیریٹولوجی کو کلچر کے حوالے سے اور ساختیات کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتا دیں کہ ایک نیریٹو کے حوالے سے کس طرح کی ثقافت بنتی ہے اور ہم کس طرح کی ثقافت کسی حوالے سے فیس کرتے آ رہے ہیں, اور اس کے ساختیات کس طرح ریلیشن شپ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنی فلموں سے. ڈاکٹر صاحب, جو پنجابی فلمیں ہماری بنتی ہیں, یا سندھی فلمیں, یا ہماری پشتو جو فلمیں بنی ہیں, اس میں پرانی فلمیں آپ ساری اس کی ساری نکال کے دیکھ لیں, اس کا ہیرو جو ہے وہ گھڑی نہیں پہنتا. یہ بڑی عجیب بات ہے, اس نے گھڑی نہیں پہنی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سرمایہ دارانہ کلونیل ٹائم ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو جڑا ہی نہیں ہوا. وہ تو سمے کا آدمی ہے, ویلے کا, ویڑا جس کو پنجابی میں ویلا کہتے ہیں, وہ تو ویلے کا آدمی ہے, وہ تو وقت کا پابند ہی نہیں. لہٰذا اس کی ساختیاتی سوچیں, اس کی جڑیں کچھ اور ہیں. سلطان راہی کا دشمن بھی ویزیبل ہے, اس کا دوست بھی ویزیبل ہے. اس کے سگنیفائڈ اور سگنیفائڈ یعنی لفظ اور معنی میں سیاست نہیں ہے. لہٰذا جتنا لوگ اربن ہوگا, وہ گھڑی پہنے کا, وہ ہر وقت جو نا وہ پریشان رہے گا, بے چین رہے گا, ہے نا. اس لیے کہ وہ گھڑی کا, گھڑیال کا, اب جو پورے برے صغیر میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں کولونائزر ہے وہاں گھنٹہ گھر تھے. گھنٹہ گھر یہی تھے نا کہ جو نا وہ فیکٹری کا ٹائم ٹن ٹن بجتا تھا, لوگوں کو پتا چلو جی فیکٹری کی طرف چلو, ہے نا. وہ یہی تھا. سلطان راہی نے, مصطفیٰ قریشی نے کبھی گھڑی نہیں پہنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے ان کی سوچیں ہی الگ ہیں, ان کا وقت اور ہے, ان کا ولن اور ہے, ان کی محبت. مثال کے طور پر جتنی بھی پنجابی فلمیں ہیں ڈاکٹر صاحب, جتنی بھی پنجابی فلمیں آپ دیکھ لیں, ان کی ہیروئن جو انجمن ہے, اس سے پہلے آسیہ تھی, وہ چھوئی موئی نہیں ہے, وہ شرماتی لجاتی نہیں ہے, وہ الڑ مٹیار ہے, الڑ مٹیار ہے. میں مولا جٹ فلم دیکھیں, مولا جٹ میں 5-6 بھائی ہیں, تو ان میں ایک بھائی مصطفیٰ قریشی کے, ایک بھائی مار کھا کے گھر آ جاتا, آگے اس کی بہن کھڑی ہے, تو وہ پوچھتی ہے اس سے کہ تو مولے کو ہار کے آ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بہنا وہ زیادہ آدمی تھے, انہوں نے مجھے مارا ہے. تو وہ بندوق اٹھا کے کہتی ہے کہ تیرے لیے پھر ایک ہی چیز ہے, وہ ہے گولی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اور تم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے. وہ لڑکا یہ کہتا ہے. تو بہن پتہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ دودھ پھٹ جاوے تے سٹ دئی جائے, یعنی اگر دودھ خراب ہو جائے نا تو پھر اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس کو یہ کہہ کے گولی مار دیتے ہیں. یہ ایک تعلق ہے نیریٹو کا کلچر کے ساتھ. کلچر کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجابی کو, سندھی کو, پرانی پشتو بلوچی عورت کو فیمنزم موومنٹ کی ضرورت نہیں, وہ ووکل وومن ہے. ہمیں خواہ خواہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کلچر میں عورت بولتی ہیں, ہماری عورتیں. ہمارا ایک دوست کہتا ہے, ایک کالج میں نا میں نے لیکچر دیا فیمنزم کے اوپر, تو اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے ایک چھوٹی سی بات کر کے تو بڑی خوبصورت اس نے محفل ختم کی. وہ مجھے کہنے لگا, فرق صاحب کی جتنی باتیں کی وہ ٹھیک ہیں,
लेकिन होता ये है कि हमारे कल्चर में हमने बकरी का बच्चा भी बेचना होना तो हम कहते हैं ठहरे जरा मैं घर से पता कर दूं। यानी है ना, यानी बाकी बातें है ना, बाकी जेबे दास्तान है कि हम औरत के ऊपर जबर करते हैं। ये भाई पंजाब में सिंध में पुरानी, आपको आप हैरान होंगे कि पंजाब में सिंध में पुराना ये जो जहां पर जिस मैं इस वक्त बैठा हूं, ये पोठोहारी पिंडी इस्लामाबाद की, इसमें तो पैट्रियार्की थी नहीं, इसमें तो मैट्रियार्की थी। इस हाँ, इसमें तो पुरानी जमीन में मैट्रियार्की थी। लिहाजा मैंने अपनी लाइफ में अपनी जो है ना वो दादी को बहुत मजबूत देखा, अपनी मदर को बहुत देखा, और अब मेरी बेगम जो है ना बहुत मजबूत है। आपसे भी ज्यादा? अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ, आपसे भी ज्यादा मजबूत है। जी जी। अच्छा जी। लेकिन होता क्या है, हम निसाबों में ये पढ़ते हैं ना कि ये छुई मुई, तो कहने का मतलब ये था कि जो हर इलाका है वो अपना अपना नैरेटिव बनाता है, वो ज़हन साख्त करता है ना। ये जो नैरेटोलॉजी है वो ये देखती है कि हमारी सोच की। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो डॉक्टर साहब, एक और एग्जांपल, ये जो अंग्रेज जब यहां पर आया है ना, अंग्रेज यहां पर, तो अंग्रेज ने पूरे बरसगीर के ऊपर कब्जा जमा दिया, और उसी दौर में दास्तानें लिखी गई। अमीर हमजा, जिसमें असद किरदार है, जिसमें हशाम किरदार है, जितने भी है ना हीरो है ना मुस्लिम कल्चर के, वो सारे। लेकिन अंग्रेज ने, आपको पता है, अंग्रेज उनको स्पॉन्सर कर रहा था, फंड कर रहा था। ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अंग्रेज फंड कर रहा था कि और दास्तानें लिखो। मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि अंग्रेज को फर्क नहीं पड़ता था, उसकी वजह से कि फिजिकली अंग्रेज साइंसी बुनियादों पे सोच रहा था। वो कह रहा था कि असल में तो हम इनका कल्चर ले चुके हैं फिजिकली, तो अब ये सिर्फ इमोशनली और क्रिएटिविटी, तख्लीकी तौर पर है ना, तख्लीकी तौर पर अपनी इमेजिनेटिवली और अब ये तलवार चलाना चाहते हैं तो चलाने दो किताबों में, दास्तानों में। तो हुआ ये कि 5-6 नस्लों तक हम तखय्युल में तलवारें चलाते रहे और फिजिकली इन रियलिटी अंग्रेज तर चलाता रहा, है ना। इससे हम ये देख सकते हैं कि किसका कल्चर डोमिनेंट है, यानी फिजिकली अंग्रेज का कल्चर डोमिनेंट है, तो इमोशनली और इमेजिनेटिवली हमारा जो कल्चर है वो, यानी जो है ना हिंद मुस्लिम तहजीब जो थी, वो दास्तानवी अदब में आ गई। और उसमें क्या हुआ, अब देखें, दास्तान में एक ही फार्मूला है कि किरदार सामने आया, उसने आके 5-6 स्टेप्स हैं, है ना, कि मिसाल के तौर पर उम्र यार आया, उम्र यार ने साजिश की, उम्र यार ने देखा कि वहां पर सोना है, चांदी है ना, उम्र यार ने भेस बदला और दिल लुभाया फलां जादूगर का, और जादूगर को सूंघाया, वो जो था, वो जो कोई भी चीज थी उसको ना, उससे वो सूंघ के तो वो बेहोश हो गया। उम्र यार ने उसका गला काटा और उसके बाद सामान सारा जंबील में लिया भर के और वापस अपने कैंप में आ गए। अब ये देखें, इसमें जरा नहीं सोचा उम्र यार ने कि देखो इसका कोई होगा, इसको मैं लूटने की बजाय इससे मैं बात करता हूं ना कि यार तुम गलत करते हो, ये कहीं भी नहीं है, फीलिंग्स है ही नहीं है, उसमें डू और डाई वाली कैफियत है और तलवारें चल रही हैं और ये सारा का सारा। इसका मतलब यह है कि उस दौर का जो लिखने वाला था वो इतना ज्यादा आइडियोलॉजिकल था कि उसके पास डायलॉग की ताकत ही नहीं थी। वो डायलॉग जमहूरी तरीके से डायलॉग करना ही नहीं चाह रहा था। ये जो तिलस्मे होशरुबा दास्तान है, इसके जो हीरो हैं बार बार सामने आके कहते हैं, ओ हिंदुस्तानियों, हम अरब हैं, क्या तुम हमें पहचानते नहीं हो। इसका मतलब है कि ये ज्यादती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी दास्तान है, बड़ी दिलचस्प दास्तान है, लेकिन यकीन करें कि इसके हीरो बहुत ज्यादा नजरियाती और वो इसमें बहुत ज्यादा जबर के कायल भी हैं। लिहाजा हमें नैरेटोलॉजी ये कहती है कि जैसे इनका नैरेटिव पैटर्न चेक करें कि ये हुक्मिया जमले, ललकार वाले, थ्रेटन वाले, है ना, अगले को यरगमाल बनाने वाले, अगले को ताकतवर, देखा तुमने मेरे बाजुओं में वो ताकत है, इसका क्या मतलब है, खुली दुश्मनी है। मैं जब आपको डॉक्टर साहब आप मुझे कहेंगे फारूक साहब ये हम काम, तो मैं आपको कहूं कि आपको क्या पता है, असल में तो मैं हूं, तो इसका मतलब है कि मैं आइडियोलॉजिकल, मैं नजरियाती हो चुका हूं और इतना ज्यादा नजरियाती हो चुका हूं कि आपको स्पेस देने को तैयार ही नहीं।
ہمارا جتنا بھی ناول ہے ہیروئزم، اصل میں ہیروئزم ہے ہی پولیٹیکل. میں نے تو یہ اندازہ کیا کہ جہاں جہاں ہیرو ہے وہ سیاسی ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کے خون پہ دوسرے کو ولن بنانا ہے، ولن کلچر ساخت کرنا ہے، ولن ساخت کرنا ہے یعنی سٹرکچر کرنا ہے، پھر اس کو اس کے خلاف رائے عامہ بنوانی ہے، اس کی غلط حرکات و سکنات بنانی ہے، پھر اس کو قتل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے فتح کے نقارے بجانے ہیں، خوش ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دمالے اور ڈیگے ڈالنی ہے. اسی کو کہتے ہیں تہذیبی ورثہ، اسی کو کہتے ہیں ثقافتی ورثہ، اسی کو کہتے ہیں تاریخی ورثہ. تو یہ تو ہے ہمارا جو نا وہ جو مطلب ہے اس کا. تو لہذا پرانے جتنے بھی آپ دیکھیں ایتھنز اور اسپارٹنز کے جب جو تھے، اب جتنی بھی آپ کولونیل ناول دیکھ لیں، ہم جس سیولائزیشنل مشن پہ ہیں، ہم لوگوں کو مہذب کریں گے، ہم تہذیب دیں گے. یار اصل میں آپ نے کولمبس سے لے کے آپ سارے کے سارے قاتل ڈاکو تھے، سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو تھے، ہے نا، سارا ہندوستان لوٹ کے لے. دیکھیں سید حسین احمد مدنی کی کتاب جو ہے نا نقش حیات کے، کتنا پیسہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے، یہاں سے کتنی دولت یہاں سے اٹھا کے لے گئے، وہاں جا کے جو ہے نا وہ اپنا لندن اور پیرس بنا رہے تھے. تو اپنے گلوریفائی کرتے ہیں. اور روبنسن کروسو کیا ہے؟ روبنسن کروسو ناول جو ہے، اس ناول اس کا نیریٹو کیا ہے کہ ہے نا یہ نیریٹو کہ روبنسن کروسو ایک تہذیب مہذب آدمی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے جہاں جہاں لفظ تہذیب آئے گا، جہاں جہاں سیاسی، تہذیب لفظ ہے ہی سیاسی. ہاں، کیونکہ ہم یعنی اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ اگر میں گجر ہوں تو گجر مہذب ہے، باقی سارے وحشی ہیں. یہ نا تہذیب لفظ بڑا 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 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو روبنسن کروسو کا ناول ہے، روبنسن کروسو یعنی ہیرو ہے. یعنی روبنسن کروسو جو ہے نا ایک لوٹیرا، دوسروں کو یرغمال بناتا ہے، دوسروں کو جناب وہ سجدہ کرتا ہے فرائیڈے جو ہے نا اس کو، اور اس کو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو یہ کام کرو وہ کرو، اور ساری زندگی حکمیہ جملے استعمال کرتا ہے اس کے لیے. پھر اس کو کرسچین بناتا ہے، پھر اس کا نام فرائیڈے رکھتا ہے، پھر اس کو انگریزی زبان سکتا ہے، پھر اس کو آدھا انگریز آدھا تیتر آدھا بٹیر بناتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ اب تو میں لندن جا رہا ہوں، البتہ تم نے یہ آدھی دولت مجھے دیتے رہنا ہے. اندازہ کریں کہ وہ ہیرو ہے. اسی طرح سارے کے سارے جو نا وہ اسی کی طرح سارے کے سارے جو ہیروئزم ہے نا بنتی ہی اس طریقے سے ہے. لہٰذا ہم جب پروٹیگنزم کہتے ہیں یا مسیحت کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ مسیحا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پر سیاست ہے. تو نیریٹالوجی اور جو سٹرکچرلزم ہے اور سیمیوٹکس ہے، یہ ہمیں آخری امپورٹنٹ اور بڑی، یہ ہمیں اس کی مدد سے یہ یہاں پر کیوں پاپولر ہمارے کلچر میں نہیں ہو رہی، جان بوجھ کے نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سٹرکچرلزم کے تھرو سٹرکچرلزم کو استعمال کر کے ہم اپنے تمام سیاسی اور تاریخی بیانیے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ دے ہیو بین اسٹرکچرڈ ان دا سوسائٹی، کہ وہ سٹرکچر کیسے بنے، ساختیں کیسے بنی، کن اصولوں پر. ہم جو نا یعنی جو متن ہے، یعنی جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کے لاشعور میں اتر کر اس کا فارمولا سامنے لے آ سکتے ہیں. ہاں، ان اصولوں کے تحت مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ایپلیکیشن دیکھتے ہیں، میں یا ڈاکٹر صاحب نے کہیں چھٹی پہ دینا ہو نا، تو ہم ایک ایپلیکیشن لکھتے ہیں کہ اٹ از ہمبلی اسٹیٹڈ دیٹ فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی جاب کرتا ہے تو آپ دیکھیں، جب میں نے خود ایپلیکیشن لکھنے والا تو اس سے طبقات آ گئے، طبقاتی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سبمسو ہوں، مجھے اجازت چاہیے. مثال کے طور پر کوئی فیکٹری کا اونر، کوئی گورنر یا کوئی اشرافیہ کا، کوئی فیکٹری کا بڑا مالک کارخانے کا، جب اس نے چھٹی جانا ہو تو کیا وہ استعمال کرے گا؟ ایپلیکیشن دے گا؟ نہیں، وہ ایپلیکیشن نہیں دے گا. ایپلیکیشن از مینٹ فار دا سبمسو پیپل، دوز پیپل ہو آر سبارڈینیٹ. تو یہ سبارڈینیٹ لوگ ہیں جو ایپلیکیشن دیتے ہیں. لہذا ہم پورے ناولوں میں، پورے افسانوں میں، پورے داستانوں میں جہاں جہاں پر کوئی نظم ہے، جہاں اس کا ہم سٹرکچرل پیٹرن، کچھ ٹولز استعمال کر کے اس کا سٹرکچرل اور اس کا نیریٹو پیٹرن دریافت کر سکتے ہیں. اس علم کو کہتے ہیں نیریٹالوجی. اس کے لیے رشین فارملسٹ بھی آئے، رولن بارتھ آیا، اس میں بہت سارے جو نا وہ جو گریمس آیا، اس میں تودروف آیا، جو نا وہ لیبوف نے اپنا ماڈل، مختلف لوگوں نے اپنا اپنا ماڈل دیا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے جو نیریٹیوز ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں.
اس کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں. یہ جو ماڈلز ہیں یہ نیریٹو ماڈلز بھی کہلاتے ہیں, اس کو سیمیوٹک ماڈل بھی کہتے ہیں اور اس کو اسٹرکچرلسٹ ماڈل بھی کہتے ہیں. تو یہ بڑے دلچسپ ہیں. مثال کے طور پر جو نا وہ رولنڈ بارتھ کے ماڈل ہیں دو, اس کا اسٹرکچرلسٹ ہے, پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ماڈل ہے. ڈاکٹر مبارک نے خود اس کے اوپر کام کیا ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو ان کے ساتھ مل کر, ڈاکٹر ایاز اسد صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے. میرا خیال ہے بینا شاہ کے افسانے کے اوپر لکھا ہے نا, بینا شاہ کے افسانے کے اوپر آپ نے لکھا ہے. اس طرح آپ نے جو نا وہ جتنے بھی مثال کے طور پر آپ میوزک پہ اس کو بڑا اچھا اس کے اسکوپ ہے, خیال گائکی کے اوپر ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو ہے نا جو 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 دکھ والا جو راگ ہوتا ہے نا, ہے نا, وہ دکھ والا راگ جو ہوتا ہے اس کا جو نیریٹو سٹرکچر ہے وہ ایسے ہو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو صحراؤں کے ارد گرد کے جو جہاں دریا ہوتے ہیں, دریاؤں کے ارد گرد کے جو نا جو دریاؤں کے آر پار لوگ رہتے ہیں, دریاؤں کے پاس رہتے ہیں, ان کی زبان میں جو ہے نا, ان کی لینگویج میں جو ٹھہراؤ ہے وہ پہاڑی زبان, مثلا میں پہاڑی راگ آپ کو گاتا ہوں, ہے نا. اب پہاڑی راگ میں جو وہ, کیونکہ جب پہاڑی پہ جاتے تو تھر تھراہٹ ہوتی ہے, بھاگوں میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم تم کو, ہے نا. اب مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں دوڑا, جو سرائکی دوڑا ہے, تو جو دریاؤں کے پاس رہتے ہیں ان کے وہ کیا ہوگا, ہر وقت گئے میں بے قصدے بن گئی گروندی. اب دیکھیں اس میں ایک خاص طریقے سے جو نا وہ اس میں وہ جو نا اونچ نیچ نہیں آتی ہے نا, وہ دور تک ایک لے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان بیانیوں سے ہم ذہنی ساخت پتہ چلتی ہے, وہ سوچتا کیسے تھا, ان میں کتنا ٹھہراؤ تھا, ہے نا. مثال ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. پرانے دور میں آپ دیکھیں کہ جو مثنویاں لکھی جاتی تھیں, کتنے زیادہ شعر لکھے جاتے تھے, کتنی لمبی کہانی تھی شہزادوں کی, داستانیں کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور میں وقت یہ والا ٹائم مشین والا ٹائم نہیں تھا, وہ وقت تھا سمے ویڑا تھا. ان کے پاس کتابیں لکھنے کا بے شمار ٹائم تھا, لہٰذا داستان نے داستان لکھی تھی. اب جوں سرمایہ دارانہ نظام بڑھتا چلا گیا, ہمارے راگ جو تھے وہ ختم ہو گئے, لمبی داستانیں ختم ہو گئیں, وہ رات کو مجلسیں ختم ہو گئیں, وہ فوک تھیٹر ختم ہو گئے, وہ پرانی جو کلچرل پریکٹسز تھی, وہ سارا کا سارا بڑا نیریٹو تھا جس میں رہسیں ہوتی تھیں, پرانے ڈرامے ہوتے تھے, وہ ختم ہو گئے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ٹک ٹاک آ گئے, ٹک ٹاک آ گئے, لائکیز آ گئے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ٹیکسلا ہے, ٹیکسلا, اور یہ جو آپ کے علاقے ہیں, ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو پرانا ڈرامہ ہوتا تھا وہ آپ کے ہاں بھی ہوتا جو نا ہوتا ہوگا, اس کو رہس کہتے تھے. اور ہمارے پنجابی میں ابھی بھی ایک لفظ ہے سانگ, سوانگ, سنسکرت میں سانگ اور سوانگ بھی کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں وہ فلانا میرے سانگ لا رہے, یعنی میری نقل کر رہے. ٹھیک ہے, اچھا. اب یہ جو نقل کرنے والے تھے یہ ڈرامے بھی کرتے تھے, تو یہی امیٹیشن تھی. تو ایک تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جو گریکس تھے وہ یہاں سے ٹیکسلا سے یہ کانسیپٹ لے گئے تھے کہ ٹریجڈی از این امیٹیشن آف این ایکشن. ہاں, کہ یہاں پر جو برصغیر میں جو ہند سندھ میں جو ڈرامہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے رہس, وہ جو نا وہ کہتے تھے سوانگ اور سانگ, اور سنسکرت میں سوانگ اور سانگ کے معنی ہی ڈرامے کے ہیں, نوٹنکی جو ہوتی تھی. ہاں, میں یقین کریں ڈاکٹر صاحب, میں نے ڈرامہ سانگ اپنی آنکھوں سے رات کو, میں اس وقت 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھا, تو اس وقت ایک ڈرامہ ہوا جس کا بڑا مشہور ایک سانگ تھا, چھڑیاں نے دلی لٹی تو رکھی نہیں سنبھال کے. چھڑیانے یعنی ہاں کہ دلی لوٹ لی تمہاری, یعنی دلی کو اس کی عزت کے ساتھ. اور یہ کتنا بڑا پوسٹ کولونیل سانگ تھا. وہ 6ٹھی 7ویں کا ڈرامے کا, وہ میں نے ابھی تک میرے ذہن میں ہے. یقین کیجئے
کہ وہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی کوٹ کرتا ہوں, اور جب میں امریکہ میں گیا تھا تو اس وقت یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو یہ میں نے کوٹ وہاں پر کیا تھا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو گانے اس طرح تھے, چھڑیانے دلی لٹی دوپہری دیوا بال کے, یعنی دوپہر کو دیا جلا کے انہوں نے چھڑوں کی دلی لوٹ لی. تو اگلا بول یہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ تیری کداں دلی لٹی تو رکھی نہیں سنبھال کے, یعنی ہے نا. پھر اس کا اگلا تھا ایک بھی آیا, دو بھی آیا, تین بھی آیا, ہے نا, چوتھے نے کھڑکی پٹی تو رکھی نہیں سنبھال کے. کہ اس نے کھڑکیاں توڑ دی تمہاری, اور تم نے, یار یہ اندازہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیریٹولوجی کا علم آتا ہو نا, یہ نیریٹولوجی کا اور اسٹرکچرزم کا, اس سے ہم پرانے جتنے بھی گانے ہیں ان کی کلچرل ڈائمینشنز کو دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ اس دور میں کتنا اہم تھا, یا اس کی کلچرل ڈائمینشنز یعنی اس کا جو ثقافتی تنوع ہے وہ کیا ہے, کتنا ہے, اس کا ہم گرینجر اس کا کر سکتے ہیں, اس کا ہم جو ہے نا اس کے کریکٹرز کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی ہم لوکیل کو سیٹنگ, اس کی بڑی ساری چیزیں جو ہم اس کی دریافت کر سکتے ہیں اور سامنے لا سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, بہت ہو گیا. پھر میری خواہش ہوگی کہ پھر کبھی آپ سے جو نا وہ گفتگو ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جانے نہیں دینا, اور ڈاکٹر صاحب بولتے رہے اور ہم سنتے رہے. تو بہت سارے کچھ کوشچنس ہیں, لیکن ایک کوشچن مختصر میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو نیریٹو سٹوری ہے کچھوے والا اور پھر بچھو خرگوش والا, اس سٹوری کے بعد یہ ہوا کہ اس سٹوری ٹیلر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ جو نیریٹو ہے وہ ہماری ثقافت کا ساخت کا حصہ بن گیا, اور جو سٹوری ٹیلر ہے, اس طرح بہت ساری نیریٹوز ہمارے سوسائٹی میں سماج میں موجود ہے, لیکن اس کا کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہے. تو ہم سٹوری ٹیلر سے قطعی تعلق ہو کے پھر سٹوری کی طرف آتے ہیں, پھر وہ سٹوری ہمارے ثقافت کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ڈیتھ آف آتھر والی, تو آپ اس سے کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سٹوری ٹیلر جو ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, ہم پھر نیریٹو سے کنسرنڈ ہیں. تو اس کا تھوڑا سا تعلق بتا دیں. اب کچھوے والے حوالے سے اس طرح بہت ساری نیریٹوز موجود ہیں ہمارے سماج میں جس کا رائٹر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, پرانے دور میں جہاں پر مذہب بہت زیادہ یعنی آئیڈیالوجی جہاں مضبوط نہیں تھی, وہاں پر نیریٹو تھا, یعنی سٹوری تھی. نیریٹو کا لفظی مطلب ہے سٹوری بنانے کا ایک چھوٹا سا خاکہ. نیریٹو کا لفظی مطلب یہ ہے کہ بہت سارے نیریٹوز مل کے بڑا نیریٹو, بڑی سٹوری بنائیں گے, ہے نا. تو لہذا نیریٹو بتا دیتی ہے کہ یعنی منیمل یونٹ آف نیریشن, کہ چھوٹا سٹرکچر بتا دے گا کہ بڑا سٹرکچر کیا ہے. اب پرانے دور میں جہاں پر مثال کے طور پر ہومر کی جو کتابیں تھیں وہ مذہب کے طور پر لی جاتی تھی, داستان, اسی سے لوگ مورالٹی سیکھتے تھے, وہی ایک نصاب ہوتا تھا بچوں کو پڑھانے کا, اسی سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے. مثال دیتا ہوں آپ کو ایک نا, اب یہ دیکھیے کہ پورے دور میں پورے دنیا میں ایک کہانی کا رائٹر ہمیں نہیں ملتا, لیکن کہانی ایک ہی ہے. وہ کیا کہانی ہے کہ ایک شہزادہ گھر سے نکلا, ہرن کا شکار کرنے کے لیے نکلا, ہرن آگے بھاگتا ہوا کہیں گم ہو گیا, شہزادہ وہاں پر کھڑا ہو گیا. اچانک ایک پری آئی, پری نے کہا شہزادے تم یہاں شکار کر رہے ہو, اور وہاں ہے نا وہ خوبصورت جو ماہ پارا ہے شہزادی ہے, اس کو تو فلانا دیو لے گیا. اب شہزادہ کیا کہے گا میں اس کو کیسے, وہ کہتی ہے چلو میرے ساتھ, میں تجھے بتاتی ہوں کہ کیسے دیو کو شکست دینی. وہ کیا کہتی ہے, اس کو میجک وینڈ دکھاتی ہے, اور وہ کہتی ہے جب تم میجک وینڈ یہ کرو گے, ہے نا, وہ 5-6 دن شہزادہ پری کے ساتھ رہتا ہے کوکاف کے اوپر, اور وہاں سے پھر وہ رختے سفر باندھتا ہے, پھر وہ جہاں دیو کو جا کے شکست دیتا ہے, اور شکست دینے کے بعد شہزادی کو اراد, اور اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد دے لیوڈ ہیپی ایور. یہی فارمولا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے گا کہ اس سے سلطنتیں فائدہ کیا اٹھاتی تھی. مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ہی اس کہانی میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ مبارک لاشاری کا بیٹا, مبارک لاشاری ایک پروفیسر ہیں, ان کا بیٹا ہے نا شکار کے لیے نکلا, آگے پری ملی اور آگے ساری سٹوری, یہ کبھی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے جو سلاطین ہوتے تھے وہ ذہن سازی عوام کی اس طرح کرتے تھے کہ حسن
बहादुरी और वसाइल पे कब्जा सिर्फ शहजादे का रहे, लिहाजा शहजादा ही ये काम कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर। निजात दहिंदा सिर्फ शहजादा हो सकता है, इसलिए उसका रिवार्ड भी शहजादी है। हालांकि ये शहजादी उसकी पहली बीवी नहीं होती थी, उसके बाद फिर उसकी शादी, उसके बाद फिर उसकी शादी, उसके बाद फिर उसकी शादी। तो वो ये कहानियां इसलिए मार्केट में फैलाते रहते थे ताकि बादशाह अपनी आखिरी 80 साल तक भी शहजादा ही रहे, बूढ़ा शहजादा ना कहलाए, ताकि जब भी उसको शादी की जरूरत पड़े उसका रोमांस है, रोमांस विद द प्रिंस, एक रोमांस क्रिएट किया जाता था उस दौर में। ये एक बयानिया था कि अपने शहजादों शहजादियों के लिए एक रोमांस क्रिएट करना है ना, कि वो बहादुर बड़े हैं, वो शहजादी, वो एक दफा उन्होंने जिन को कत्ल कर दिया था। इस किस्म की मिथ्स असातीर फैलाई जाती थी ताकि अवाम की ज़हन साजी की जाए और दूसरे अवाम इससे मती रहें, दबे रहें। ये जो कहानी कछुए खरगोश की है, ये इंसानों को, अब इसके राइटर का मसला है कि राइटर को क्यों नहीं, अब राइटर ने जिसने भी लिखी वो पॉपुलर नहीं हुआ, स्टोरी इतनी पॉपुलर, उसकी वजह ये थी कि स्टोरी अवाम के सकाफती निसाब का हिस्सा बनी। इससे लोगों की ज़हन साजी बच्चों की, कि आपने, अगर आप ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए तो आप, यानी ओवर स्मार्ट हो गए तो आप नुकसान खाएं, अगर आप ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते रहे तो आप फायदे पे रहे। ठीक है। अच्छा, अब इसका जब हम दोनों का, अब हमें पता है, इंसानों को जरा क्रिटिकल थिंकिंग इसके ऊपर अप्लाई करें कि कभी मैंने ऐसा कछुआ नहीं देखा जो, है ना, किसी खरगोश से मिला हो और जिसने ये कहा हो कि आओ अगर तुम चाहते हो तो भाग ले। कभी किसी खरगोश ने किसी, ना ही कभी किसी कौवे ने लोमड़ी के पास गया, है ना। अब आप देखिए डॉक्टर साहब, इन जानवरों से काम लिया जाता है और अपने नजरिए के मुताबिक इन जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर गधा इसलिए बेवकूफ है कि वो मजाहमत नहीं करता। सांप इसलिए जो ना, इसलिए लोग डाकते हैं कि छोटा सा सांप का बच्चा भी ना, बिच्छू भी, वो यूं रख के डंग मारता ना तो सारे जो ना, है ना, उसको, यहां तक कि चूहों को लोग पूजना शुरू करते क्योंकि चूहा काटता है। तो जितने काट खाने वाले जानवर थे उनकी रिस्पेक्ट शुरू होगी, और जितने भी आगे से, है ना, जिन्होंने चुप करके काम करते रहे वो बेवकूफ गधे कहलाए। इस यानी तरह हमारी नैरेटिव भी पावर से रिलेटेड हो गई। नैरेटिव, यस, हमने नैरेटिव ने जानवरों को नैरेटिव में इस तरह ढाला कि कुछ जानवरों को हमने जो ना पागल बना दिया, कुछ जानवरों को हमने वाइज बना दिया। आप देखें, लोमड़ी जो है वो बड़ी चालाक समझी जाती है। बंदा पूछे कि लोमड़ी कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने किया हुआ, मतलब लोमड़ी कितना पढ़ी लिखी है, कुछ भी नहीं है लोमड़ी, है ना। हमने तो क्या किया कि वल्चर को, गिद्ध को जनाब, हमने एक बुराई का, शर का इस्तारा बना दिया, और शाहीन को, हालांकि दोनों हराम परिंदे हैं, मतलब अगर शाहीन बड़ा, मतलब बड़ा अच्छा है तो उसको खाया करें भाई। हराम परिंदा है वो। हम तो, ये कल्चरल नैरेटिव है जो किसी को जितना मर्जी ग्लोरीफाई कर दें, किसी को कितना सेटिराइज कर दें, ये कल्चरल नैरेटिव्स हैं। हर कल्चर अपने हिसाब से अपने परिंदों को, मतलब तुर्की जो है, जो तुर्की है, उसका एक नैरेटिव है कि वंस वल्चर फॉर एवर वल्चर। एक दफा जो गिद्ध बन गया फिर सारी जिंदगी गिद्ध ही रहे। ठीक है ना, वंस वल्चर फॉर एवर वल्चर। तो इस तरीके से मुख्तलिफ, अब ये जो मिसाल के, तो मैं आपको देता हूं, आपको पता है कि जो इजिप्शियंस थे वो गिद्ध की पूजा किया करते थे। उनके यहाँ गिद्ध जो थी, ये जो मिस्टिसिज्म है उसका सिंबल था। इसलिए वो देखे, उन्होंने जो कुकड़ी सी, जो मुर्गी सी सर पे रखी है, वो वल्चर बर्ड है, वो जो उनकी औरतों ने सर पे रखी होती थी। और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वल्चर होती ही फीमेल है, मेल होती ही नहीं। लिहाजा इजिप्शियंस का अपना एक कॉन्सेप्ट था वल्चर के बारे में, गिद्ध के बारे में। ये जो लियोनार्डो डिविंची है, फ्राइड ने लियोनार्डो डिविंची की एक पूरी एक उसका बायोग्राफी लिखी, और जिसमें फ्राइड ने यह साबित किया है कि लियोनार्डो डिविंची के अंदर से वल्चर आर्केटाइप निकल नहीं सका। वो हमेशा वल्चर आर्केटाइप के तहत लिखता था, यानी वल्चर उसके ज़हन में नक्श हो चुका था। लियोनार्डो डिविंची अपने आप को खुद गिद्ध कहता था कि मैं भी गिद्ध हूं, इसलिए कि मुझे भी अपने बाप का नहीं पता, मैं भी मिस्रियों की औलाद में से हूं। ठीक है। तो ये फ्राइड ने यानी कि उस मिथ को, उस वल्चर की मिथ को, अस्तूरा को तोड़ा, और वो सिसारा लेके बानो कुसिया ने फिर उसके ऊपर जो ना वो एक अपनी राजा गिद्ध लिखा, और ये सारी चीजें उसमें मौजूद है जो फ्राइड ने कहानियां बताई, राजा गिद्ध जो है ना। तो राजा गिद्ध में भी ये है कि वो गिद्ध जो है वो फीमेल होती है, और ये है वो, तो उसमें बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है। बाहर उसमें राजा गिद्ध है, तो गिद्ध जो अच्छा,
बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बहुत 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 सारी चीज़ों को आपने रिलेट कर दिया नैरेटिव के हवाले से और डेफिनेटली ये चीज़ें रिलेशनशिप रखती भी है। साख्तियात को आप लेके आए, सकाफत को लेके आए, सीमियात को आप लेके आए, पावर को, स्ट्रक्चर को, बहुत सारी चीज़ें रिलेट भी करती हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए हमें तो और बहुत सारे सेशन चाहिए कि हर चीज़ की रिलेशनशिप के हवाले से हम उनको दोबारा बार बार सुने। लोग भी यही चाहते हैं कि आपको सुनते रहें। कुछ सवालात हम ऑडियंस से लेंगे। एक है डॉक्टर तुफैल चांडियो साहब, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सर पूछ रहे हैं कि हाउ डिड कॉलोनियल पावर नेगेट ओरिएंटल नैरेटिव और नैरेटोलॉजी। इसका मतलब ओरिएंटल नैरेटिव को कॉलोनियल पावर ने किस तरह नेगेट किया। इस हवाले से थोड़ा सा पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव आपने बहुत अच्छा दे दिया और पावर के हवाले से भी रिलेशनशिप की बात कर दी। थोड़ा सा डॉक्टर तुफैल साहब की इस बात को क्लियर कर दें, फिर आगे चलते हैं। 2-3 और सवालात लेंगे जो लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि उनके सवालात के जवाब क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब के ज़बानी सुनना चाहते हैं, आपके ज़बानी फारूक साहब। देखें, there's one word that is very important to understand this line of demarcation between, colonial power and colonized, cultural heritage or cultural narratives. So that word, that is a key word to understand this, that is hegemony. When colonizer tried to capture the resources, so you can imagine that narrative power is also, in one way or another, it's also a very fruitful resource. One example I can quote here, that colonizers, they deliberately sponsored morality, reformative movement here in subcontinent, just to curb what resistance amongst the people. उन्होंने, colonizer ने यहाँ पर, है ना, इस्लाहे दीन और इस्लाहे, रिफॉर्म, जो रोशन ख्याली की तहरीकें चलाई और इस्लाह, इंसानी इस्लाह की, अपने इस्लाह इखलाक की, जिसमें सर सैयद ने तहजीबुल इखलाक रिसाला। इन दिस वे colonial power became successful in how to curb the resistant potential of the people of the subcontinent. Another example I can quote here, Dr. Tufail Saab, what happened when Angare was banned here in 1934 and 1935. Angare was an anthology of Shah, collection of Shah stories that was published by, that was, compiled by Ahmad Ali and Rashid Jahan and the rest of some of, and दो चार और लोग उन्होंने। तो डॉक्टर साहब, वो किताब अंग्रेज ने बैन कर दी थी उस दौर में, बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग the murawwaj established norms of morality which was sponsored by even Britishers. तो बर्तानिया के दौर में आप हैरान होंगे। आपकी बात, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, न सिर्फ उसने अंगारे पे बैन किया था अंग्रेजों ने, बल्कि उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार करने के वारंट भी जारी कर दिए थे। किसी ने शाह लतीफ की शायरी ट्रांसलेट करके अंग्रेजों को सुनाई और उन्होंने कहा फौरी उसको गिरफ्तार करके लेके आए। 200 साल पुराने, वो तो जिंदा ही नहीं थे, तो उन्होंने तो गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे कि वो रेजिस्टेंट बड़ा शायर है, हमारे खिलाफ इस तरह बोलता रहता है, उसको गिरफ्तार करके ले आओ। हाँ, इस तरीके से जो है ना, ओरिएंटल नैरेटिव पावर्स को वो कर्ब करते थे, वो डिस्करेज करते थे, बैन कर देते थे। चाहे वो किताब, मसा एक और एग्जांपल देता हूं कि व्हाट अबाउट सैयद हुसैन अहमद मदनी जो थे, या रेशमी रुमाल तहरीक, एक ओरिएंटल नैरेटिव पावर है रेशमी रुमाल तहरीक की। अब रेशमी रुमाल की जो तहरीक थी, किस तरीके से इसको सैबोटाज कर दी, किसी को सारी की सारी को खत्म कर दिया गया। इसी तरीके से और बहुत सारी, अभी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक फिल्म है, वो जरा देखिएगा, एक फिल्म है, उसका नाम है आउटसोर्सिंग। आपको पता ना, ये जो हमारे बनते हैं, ये जो कॉल सेंटर्स बनते हैं, तो वहां पर आउटसोर्सिंग है ना, तो उसमें एक फिल्म है उसमें डॉक्टर साहब, हॉलीवुड की मूवी है, 2006 में बनी है। उसमें बॉम्बे के नजदीक एक कस्बे में एक कॉल सेंटर बनता है, एक अमेरिकी आता है, व्हाइट मैन, वो आके एस्टेब्लिश करता है। अब वो लोकल औरतों को एक्सप्लॉइट करता है जिनसी हवाले से, और लोकल औरत बड़े आराम से हो जाए। उसमें चोर चक्के डाकू और अपना जिस्म बेचने वाले हर चीज बताई हुई है, और फिल्म का नाम है आउटसोर्सिंग। स्टिल, यानी कहने का मतलब यह है कि
still that kind of stereotyping which was questioned by Edward Said, it is still the culture of that stereotyping is still very much in with हॉलीवुड. अभी भी लोग जो है ना हॉलीवुड की उसी तरीके से स्टीरियोटाइप कर रहे हैं. तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे लोकल कल्चरल है ना, मिसाल के तौर पर लैंग्वेज को, इंग्लिश ही लैंग्वेज है, सिंधी कल्चर जो ना, वो दुनिया के कितने कल्चरल लैंग्वेजेस हैं जिनको डिस्करेज किया जा रहा है और इंग्लिश को सेंट्रलाइज किया जा रहा है. इट्स आल्सो वन वे और अदर, इट इज आल्सो अ टूल टू डिस्करेज, टू मार्जिनलाइज, है ना द अदर एंड टू सेंट्रलाइज द पावर. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. हो सकता है डॉक्टर तुफैल साहब, ये एग्जांपल जो ना अभी मेरे ज़हन में बस यही आ रही हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी. अकबर लगारी साहब, is narratology only to understand the structure of story and understand the process of meaning, or it can be used to evaluate value in literature? Yes, of course. As I have told you that narratology is we can divide narratology into two poles. One is classical narratology that deals with the abstract elements of narrative structures. The second one talks about race, value, and it talks about class system. It talks about gender politics. It talks about cultural politics. It talks about center margin binary. It talks about many things. Okay, whatever you can think, you can incorporate all whatever you have in your mind, and through this process, you can analyze narrative structures of different genres. Whether it's poetry or whether it's किसी को भी एनालाइज कर सकते हैं. As I have told you कि पोस्ट क्लासिकल जो नैरेटोलॉजी है, मैंने खुद जो है वो नैरेटोलॉजी को अप्लाई करके, तो उसमें मार्क्सिज्म के जरिए जो है ना वो मुख्तलिफ स्टोरीज को एनालिसिस, मेरा रिसर्च पेपर वो छप चुका है, तो उसमें मैंने तबकाती कशमकश जो है ना वो देखी है. इन अनदर स्टोरी आई हैव, इन अनदर पेपर मैंने देखा डायलेक्टिकल और जो ना मटेरियलिज्म, मैंने वो अप्लाई, ज़ाहिर है वो भी मार्क्सी एनालिसिस है, तो मैंने ये अप्लाई किया है, मैंने उसको शामिल करके. तो नैरेटोलॉजी को सिर्फ ये कह देना कि जी अंग्रेज की है, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के तजरिए, ये इस तरह नहीं है. इसको थोड़ा सा खोल के, इट्स अ वेरी वेरी हैंडी टूल इन आवर हैंड. वी कैन यूज इट टू एक्सप्लोर वेरियस डायमेंशंस दैट आर वेरी मच हिडन इन द, स्टिल दैट दे आर नॉट डिस्कवर्ड. और नैरेटोलॉजी हमें वाकई मदद करेगी कि यार इस तरीके से, बसा के तो मैं आपको बताता हूँ. देखिए कि मंटो का जो अफसाना है, तोबा टेक सिंह, अकबर लगारी साहब, हम सब ने पढ़ा हुआ है. अब सवाल डॉक्टर साहब आता है, इसी में आपका सवाल जो बहुत अहम है कि डेथ ऑफ द ऑथर, इसको मैं मंटो की इस अफसाने पे, मेरी मंटो की इस अफसाने टोबा टेक सिंह के पूरे टोबा टेक सिंह पर एक किताब आ रही, और उसमें मैंने ये सारे के सारे इश्यूज मैंने, अकबर लगारी साहब, डॉक्टर साहब, ये आप जो ना, ये मैं एग्जांपल देता हूं, उस ये अफसाना बताता है कि अगर तकसीम का वाकया ना होता तो मंटो ये अफसाना नहीं लिख सकता था. जाहिर सी बात है, अगर तकसीम ना होती तो टोबा टेक सिंह ना होता. लिहाजा मंटो की राइटिंग पावर जो है ना वो मशरूत है वाक्य से, कॉन्टेक्स्ट से. सो कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनैलिटी ऑफ मंटो. लिहाजा राइटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इवेंट एंड द हिस्टोरिकल हैपनिंग इज इंपॉर्टेंट. जो वाकया हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच हैज शेप द माइंड एंड क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ मंटो. मंटो इंडिविजुअल, हाँ, मंटो इंडिविजुअली कुछ स्टोरी के जरिए, उस नैरेटिव के जरिए हम सोसाइटी को एवेल्युएट करते हैं, उस इंसिडेंट, उस वाकये को एवेल्युएट करते हैं. हाँ. लिहाजा हमारे उर्दू के जो नकाद हैं वो ये कहेंगे मंटो बहुत अच्छा है, मंटो के तख्लीकी जौहर अच्छा है, ये देखिए कितना बेचारा मजबूर है बिशन सिंह, ये वो इस तरह. भाई देखें डॉक्टर साहब, जो उसका करैक्टर है बिशन सिंह, उसने एक जुबान मंटो ने उसको दी. दुनिया में सिर्फ 2 राइटर मेरे नजदीक सामने आए हैं जिन्होंने ये 3 राइटर हैं जिन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की है. एक हैमलेट में शेक्सपियर, दूसरा बैकेट, लकी की स्पीच जो है बैकेट की, और तीसरा सादत हसन मंटो. कोई चौथी मिसाल है तो मुझे दे दे. आई डोंट नो कि सिंधी में कोई ऐसा हो या पंजाबी में कोई, अगर होगा तो मैं तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा. कोई पश्तो में हो, हिंदी में हो, अफ्रीका में हो, लेकिन स्टिल मैंने जितना पढ़ा है मुझे सिर्फ 3 एग्जाम्पल आई. शेक्सपियर का हैमलेट. अच्छा, ये राइटर कर क्या रहे हैं कि जो पागलपन की जुबान है ना उसको ट्विस्ट करके एक नई जुबान क्वाइन कर रहे हैं. पागलपन की जुबान ही डिफरेंट है.
اب لکی کی اسپیچ دیکھیں نا, بلا 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 کا پا 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 کا ہے نا, ہے انگریزی, لیکن the way it has been coined, that is how many stylistic experimentation has been made in that kind of discourse. وہ یہ نا یعنی ان discourse. اچھا آپ دیکھیے منٹو کا کردار جب کہتا ہے اوپر دی گڑ گڑ دی نقص دی بے دھیان دی منگ دی دال دی, وہ یہ نہیں ہے اوپر دی گڑ گڑ دی نیکسٹ دی, یہ نہیں ہے, وہ تو گالیاں دے رہا, وہ کہتا ہے اوپر دی گڑ گڑ دی نیکسٹ دی بے دھیان دی منگ دی دال, وہ تو یہ ہے. اچھا اس کا دیکھیں کہ فارمر اوپر دی گڑ گڑ دی نیکسٹ دی بے دھیان دی, اس کا مطلب ہے وی ڈونٹ ہیو اینی ورب ان اٹ, وی ڈونٹ ہیو اینی ویزیبل سبجیکٹ ان اٹ. تو یہ محمل ہے, جملہ نہیں ہے, اٹس اے فریز ناٹ اے کلاس ناٹ اے سینٹینس. اگر سینٹینس ہوتا تو وہ پاگل ہی نہ ہوتا, کیونکہ پاگل سینٹینس, اگر سینٹینس از آلویز این آئیڈیالوجیکل, اور سینٹینس ہمیشہ اٹ از سینٹینسڈ ٹو بی کنکلوسیو. پاگل کبھی بھی کنکلوسیو نہیں ہوتا, کنکلوسیو ہمیشہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ہاں ونڈرفل ہے نا ڈاکٹر صاحب, پاگل کبھی بھی نتیجہ خیز جملہ نہیں, پاگل کا کوئی جملہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل واقعہ بتاتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ٹائیفائڈ بخار ہو گیا, میری امی ابو جو نا بس میں جو نا گاؤں میں لے گئے, اور جناب راستے میں ایک پاگل ہو کلہاڑی, اس نے اوپر جو نا وہ سر پہ اس نے وہ باندھا ہوا پٹخا جا مڑاسا سا, اور کلہاڑی پکڑی ہوئی, اور ہر بندے کے پاس کہہ رہا جا کے جیم نو زبر کر دے, مار دے یا پیش کر دے. میں بڑا حیران, میں نے کہا یار یہ, میں نے بکل ماری ہوئی جناب کہاں پر ٹائیفائڈ جو بخار, میں نے کہا یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, جیم نو زبر کر دے مار دے یا پیش کر دے. پھر وہ بخ سے فرقے کر, جیم نو زبر کر دے مار دے یا پیش کر, جیم نو زبر کر دے مار دے یا پیش کر دے. پھر کہے زیر کر دے زبر کر دے کچھ کر دے پیش کر دے زبر کر دے زیر کر دے پیش کر. یار میں حیران, یہ کتنا میننگ فل ہے. At the same time, it is very much meaningful, though these are the utterance of insanity. بالکل. اچھا اگلا سٹاپ آیا تو وہ بندہ اتر گیا. میں نے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بندہ اتر گیا. کہ جب وہ اتر گیا, لوگ اسٹیشن پہ وہ اترنا شروع ہو گئے. ایک دم میں, کیونکہ بس جو شیشے والی سائڈ ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, ایک دم نا کلہاڑی سے شیشہ کھلا, کھڑا اندر منہ کر کے کہتا ہے جیم نو زبر کر دے. جو ڈر تھا وہی ہو گیا, وہی ہو گیا. اب آپ دیکھیے, اب اس سے ہاؤ مینی میننگز یو کین ڈیرائیو فرام دس کائنڈ آف اٹرنس, ہے نا. اب آپ دیکھیں سیمیوٹیکلی ڈاکٹر صاحب, نیریٹولوجیکلی, اسٹرکچرلی, ہم جملہ تب دیکھتے ہیں جب اس کا پیراڈگمیٹک اینڈ سنٹیگمیٹک ریلیشن شپ آپس میں ہم آہنگ ہو, ہارمونائز کر رہے ہیں. یعنی الفاظ کا انتخاب اور انسلاک, یعنی الفاظ کا چناؤ اور اس کی ترتیب جب آپس میں مل جاتی ہے, آپس میں ہم آہنگ ہو, تب جا کے جملہ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان پاگلوں کے جملوں ہے نا, الفاظ کا چناؤ اور ترتیب یعنی سنٹیکس ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہے نا کہ سینٹی اور انسینٹی از کنڈیشنڈ ود دا نیچر آف دا سنٹیکس, ہے نا ڈاکٹر صاحب. اگر سنٹیکس یعنی جملہ ترکیب نحوی اگر میننگ فل ہے, میننگ فلنس اٹ سیلف از این آئیڈیالوجیکل, تو میننگ لیسنس از انسینٹی یعنی انسینٹی ہے. تو منٹو نے شیکسپیئر میں ویلیوز کریٹ ہوتے ہیں. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے کرٹک ہم اس میننگ لیسنس سے میننگ نکال دیں, یعنی اس لایانیت سے, بے معنویت سے معنی نکالنا ہے کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے نا. اب ٹوپر ٹیک سنگھ کا ہمارے پاس سندھی میں جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے جی, چھوٹی سی آپ بولے. ہاں ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بات کہ ٹوبر ٹیک سنگھ جب جو نا, اب سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھی اس کا کردار, بھائی اس میں دیکھیں اس کا نیریٹو سٹرکچر کیا ہے. کہ نیریٹو سٹرکچر یہ کہا گیا کہ بشن سنگھ کو کڑیاں زنجیر باندھ کے لایا گیا, اس کو جمع کر, وہ تو پیسے وائز کے سینٹینس ہیں, لایا گیا, باندھ دیا گیا, اندر ٹھہرایا گیا, ہے نا. یہ یعنی کہ زیادہ تر پیسے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کردار کی حالت مجہولی ہے,
एक्टिव नहीं है, पैसिव है। तो पैसिव उस वक्त होता है जब उसका कल्चरल प्रेशर होगा, जब जब सकाफती जबर होगा। तो वो तो बेचारा है ही तकसीम का, तकसीम हो रहा है, वो तकसीम कार नहीं रहा, तकसीम हो रहा है। तो जो तकसीम हो रहा है वो पैसिव होगा, वो रिसीविंग एंड पे है, गिविंग एंड पे तो है ही नहीं है। तो जो गिविंग एंड पे है वो तकसीम कार है, नजरिया साज है। लिहाजा बिशन सिंह का अफसाना मंटो ने जो लिखा है उसमें मजहूलियत यानी पैसिविटी ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कैरेक्टर हैज बीन पेंटेड इन दैट। तो इस तरह नैरेटोलॉजी से और स्ट्रक्चरिज्म हम अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि किरदारों की सकाफती हालत क्या है, किरदारों की सकाफती हालत क्या है, क्या वो एक्टिव है, पैसिव है, रिसीविंग एंड पे है, गिविंग एंड पे है, मालिक है, आइडियोलॉजिकल है, नॉन आइडियोलॉजिकल है, क्या है। तो लैंग्वेज बताएगी ना, यानी कि बाहर से खड़े होके क्यों बताना है कि जी फलाना किरदार जालिम है। भाई आप लैंग्वेज बताओ कि जालिम की जुबान ये होती है, वो ये जुबान बोलता है इसलिए वो जालिम है ना। ये है इस तरह नैरेटोलॉजी जो ना वो। बहुत शुक्रिया। अकबर बुखारी साहब, हमारा ख्याल है कि सिंधी में अमर जलील ने नेठ गूंगे गलायो नावल में कुछ ट्राई किया इस तरह के कैरेक्टर को, और अली बाबा ने मोहनजोदड़ो के नावल में भी कुछ इस तरह की चीजें दी हैं। वो दोनों उर्दू में ट्रांसलेटेड है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीजें आपको मिल अमर जाएंगी। जलील का, डॉक्टर साहब अमर जलील का तो इतना नाम अहम है कि मुझे किसी ने बताया कि अमर जलील के पास आपकी किताब पहुंच चुकी है, और मैंने अमर जलील साहब को मैंने फेसबुक पे शायद मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी, और शायद उन्होंने नहीं अभी तक नहीं देखा। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर वो जहां भी हैं ये जिंदा है, मुझे यकीन करें ये भी नहीं पता, लेकिन अगर उनका काम उर्दू में है तो मैं उनका फौरी तौर पर मैं उनका काम लेके तो मैं जो ना वो पढ़ना चाहूंगा। तो उनका क्या है उनका कंट्रीब्यूशन, तो बड़ा नाम सुना है, यानी बहुत उनका बहुत इतना बड़ा नाम है नाम है, कि यहाँ पर हिंदी में लिखा जब है, आसिफ फरकी, ट्रांसलेशन मेरी है आसिफ उसके मरहूम आसिफ फरकी से, यस मरहूम आसिफ फरकी से 2-3 मुलाकातें हुई, तो उन्होंने मुझे ऊपर। अमर जलील साहब के बारे में उस वक्त भी बातें की। मैं बड़ा उस वक्त से मिलना चाह रहा था, तो कभी हो सकता है जिंदगी में कभी उनके कोई हो ऐसी सूरत में। अकबर लगारी साहब, हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल से मुतमईन होंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम दोबारा आपकी क्वेश्चन की तरफ आएंगे, अनऑफिशियली भी हम आपसे बात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमारे दोस्त हैं अमर लगारी साहब, बहुत अच्छे फिक्शन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं। आपने सवाल पूछा है कि आपने कहानी और प्लॉट के हवाले से अरस्तु और E.M. फॉरेस्टर की बात की थी, थोड़ा सा रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर शेकोलोविस्की और व्लादिमीर प्रोप ने कहानी और प्लॉट के हवाले से नरेशन बताएं, थोड़ा उन पर भी रोशनी। फेबुला सूजे बताइए, बताने के लिए दो इस्तिलाहात डालें, ये कैसे अरस्तु और फॉरेस्टर से मुख्तलिफ थे। ये बड़ा अहम सवाल है, और असल में ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है ना ये जाहिर है हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन मैं और डॉक्टर साहब आप जैसे लोग, और ये इससे तहरीर से पता चल रहा है कि अमर लगारी साहब इस सारे जो नैरेटोलॉजिकल और थियरी का जो एनवायरनमेंट है उसको समझते हैं, उनकी नजर है और बड़ी अच्छी नजर है। इस 5-6 जुमलों से पता चलता है कि उनकी बड़ी गहरी उनकी नॉलेज है इस बारे में। देखिए फेबुला और सूजे ये जो थे, पहली बात तो ये कि रशियन फॉर्मलिस्ट कौन थे। मार्क्सिस्ट भी फॉर्मलिस्ट थे और रशियन फॉर्मलिस्ट भी फॉर्म यानी फॉर्म हैयत के ऊपर, यानी चाहे वो माशरे की हैयत हो चाहे वो आर्ट की हैयत थे, दोनों का ताल्लुक हैयत से ही था, साख्त से, है ना। यानी इनको स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं अपने अपने। पहला स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्स है, फिर लेनिन है, यानी कि ये भी मार्क्स है। अच्छा, अब जब ये जो थे रशियन फॉर्मलिस्ट, इनके दो स्कूल बने, एक ओपयाज था और एक जो था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। तो एक की तवज्जो ज्यादा शायरी पर थी और एक की जो ना फिक्शन पर थी। तो फिक्शन के हवाले से भी उन्होंने कुछ रूल्स दरियाफ्त की और उन्होंने कहानी और प्लॉट को तकसीम किया फेबुला में और सूजे में। ये यूजेट नहीं है, इसको प्रोनाउंसिएशन है सूजे, यानी जो रशियन लैंग्वेज है वो इसको सूजे कहती है। अच्छा, अब प्लॉट और कहानी में फर्क उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि फेब्यूला यानी ना फेबुलाइज करना, यानी कि तय दर तय वाकयात की तरतीब लगाते जाना, तय दर तय वाकयात की तरतीब लगाते जाना, इसको फेबुला कहते हैं। यानी मैंने माचिस लेके मैंने घर से बाहर निकला, फिर मैंने सिगरेट ली, फिर मैंने सिगरेट पिया और अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाने के चला गया। ये सारी की सारी हैपनिंग है
है ना। तो ये वाकयात की तरतीब है जो फेब्यूला शुरू करती है। अब सूजे क्या है, जो मैंने टार्जन की मिसाल दी थी, फिर ये है, मैंने इधर उधर देखा, जब देखा कि मुझे कोई नहीं, मैं चोरी चोरी सिगरेट पीता था। उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 18 साल हुआ करती थी और मैं चोरी छुपे दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पीता था। अब ये जो मैंने सर्कमलोक्यूशन इस्तेमाल किया है, घुमा फिरा के बात शुरू करी, इसको सूजे कहते हैं। काम सिर्फ मैंने सिगरेट लिया है, सिगरेट पी, एक सिगरेट पीने के लिए मुझे जितना भी इर्द गिर्द का कष्ट काटना पड़ा, मेहनत करके ये वो चीजें बतानी पड़ी, ये सूजे है, यानी ज़ेबे दास्तान सूजे है। और असल वाकया क्या हुआ वो फेब्यूला है, ये फर्क है। अब देखिए एक और मैं आपकी जो है डॉक्टर साहब, आपको पता है कि रोलैंड बार्थ और सारे के सारे स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि नैरेटिव क्या है और डिस्कोर्स क्या है, और इसको फिर नैरेटिव डिस्कोर्स कहते हैं। सादा सी बात ये है कि ये जो फेब्यूला है ये नैरेटिव है, और ये जो सूजे सारा का, ये सारा का सारा डिस्कोर्स है। इस सारे को मिलके हम कहते हैं नैरेटिव डिस्कोर्स। इसी का हम एनालिसिस करते हैं, नैरेटिव डिस्कोर्स ऑफ फलां स्टोरी। तो उसका हम डिस्कोर्स भी देखते हैं, उसका हम नैरेटिव कहते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि असल में नैरेटिव में डिस्कोर्स भी आ जाता है, कि जब नैरेटिव है तो जाहिर है डिस्कोर्स भी वही है उसका। नो इश्यू, इसमें वरी करने की बात नहीं है। जो रशियन थे उन्होंने, फिर मैं आता हूं, रशियन ने उन्होंने डायकोटमी उन्होंने क्रिएट की, यानी उन्होंने डुअलिटी, एक फेब्यूला और एक सूजे। फेब्यूला वाक्या यानी वकुआ जो हुआ है, वाक्या यानी वो है, और सूजे पूरी कविता है, पूरी वो दास्तान। तुमने देखा नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर करके थक गया था और तुम अब आए और अभी रूठना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये सूजे है। हालांकि होना क्या है कि तुम बड़ी देर के बाद आए तुमने देर लगा दी है। तो जितनी भी ज़ेबे दास्तान बढ़ाता जाएगा वो असल में सूजे जो है वो संजीदा अदब है, और सिर्फ फेब्यूला लिखने वाले जो है वो पॉपुलर अदब है। पुरानी जितनी भी दास्तानें और आजकल भी जो डाइजेस्ट लिखे जाते हैं वो फेब्यूला पे बेस करते हैं, हैपनिंग होती हैं, उसमें सूजे ज्यादा नहीं होता। सूजे ज्यादा जैसे जैसे मंटो ने पूरा का पूरा, वही उसमें कहानी क्या है कि वो जो मंटो ट्रूबा टेक सिंह है, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने तकसीम नहीं होना, और आखिर में बेचारा जाके बाकी सारी ज़ेबे दास्तान है सूजे है, उसमें फेब्यूला तकरीबन है ही नहीं। वो तो है ही पैसिव है, उसने वो खुद तो गया ही नहीं, उसे ले जाया गया, वो खड़ा रहा, वो सोचता रहा, वो बैठा रहा, वो देखता रहा, है ना। अच्छा, इससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी सकाफत जो है वो हावी है और कौन सी सकाफत पैसिव है। मिसाल के तौर पर आप देता हूं, हमारे डॉक्टर अयाज साहब, उन्होंने एक एग्जाम्पल एक नावल की दी थी। उन्होंने कहा था कि देखो इस टेक्स्ट को, डॉक्टर साहब आप भी मेरे क्लास में थे, उन्होंने कहा था कि वो जो जी जी है ना, वो एक नावल था जिसमें वो बाहर से जो आते हैं इन्वेडर्स आते हैं, और वो आके तो इन्वेड जंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, आगे चले जाते हैं, और जो इन्वेडेड होते हैं वो देखते रहते हैं, सोचते हैं, है ना, छुपते हैं। यानी अक्सर ऐसा ही होता है कि जो बाहर से इन्वेडर आता है ना, वो अपनी पूरी ताकत के साथ आता है, और उसके पास अपना नैरेटिव होता है जो ताकतवर का नैरेटिव होता है, जिसमें वो आया, उसने देखा, उसने फतह किया। ये किसकी कहानी है? ये रोमन्स की है। वो क्या है, जिटी, वो क्या जुमला है ना, वो था कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। तो ये एक नैरेटिव है रोमन एम्पायर का। अब जो कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है, खासतौर पर आप देखें कि जो जंग अज़ीम, जो जंग पहली जो थी और दूसरी जंग, दोनों जंगों के बाद जो सेंसिबिलिटी जहन में आई, तो वो बेचारी मफतून सी और बेचारी बड़ी जो ना वो इंजर्ड, जो जख्मी सी जो जहन हसासियत है वो सामने आई, जो हमें दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द ड्रामाज ऑफ बैकेट एंड अदर, जिसमें हमें एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट मिलता है, जिसमें हमें वजूदी कर्ब, दुख मिलता है, यासियत है, लायानियत है, अफसुर्दगी है, और जो अपनी ख्वाहिशें हैं उनकी शिकस्त मिलती है। उसमें है ना, उसमें हमें तामीर तो मिलती नहीं है, हर तरफ जो है ना वो इंतशार है, डिसइंटीग्रेशन है, डिसलूजनमेंट है। तो ये एक पैसिव कल्चर की निशानियां हैं। तो नैरेटोलॉजी,
मुझे आपका जो एग्जांपल था ना कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के हवाले से, मुझे ख्याल आया कि फेबुला जो आपकी वर्टिब्रेट है और सूजे जो है इनवर्टिब्रेट है। वेरी अगर गुड, आप वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही लाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं आपके अपने फार्मूले को यही लाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ कहानियां होती हैं उसमें का बोनी स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत होता है, बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा मजबूत प्लॉट है उसका, और कुछ कहानियां होती है जिसका लूज प्लॉट होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बोरखेस की कहानियां पढ़ी हैं तो उसका प्लॉट, हमें प्लॉट प्लॉट नजर ही नहीं आता कि प्लॉट है ही किधर है, सूजे है तो सारा है ना, बिल्कुल। सूजेट या सूजे, उसमें बहुत सारा वही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एग्जांपल। एक बस आखिरी सवाल ये लेंगे हम, बहुत ज्यादा अच्छा डिफाइन किया। हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी राइटर्स टू फॉलो द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ नैरेटोलॉजी, इफ नॉट सो मच की पॉइंट्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट देम? पाकिस्तानी राइटर्स के लिए आप नैरेटोलॉजी फॉलो करने ना करने के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे? मुर्तजा नाज का सवाल है, आखिरी सवाल लेंगे हम। इस वक्त 1 घंटा और 35 मिनट ले चुके हैं फारूक साहब का, 1 घंटे के बहाने पे, और कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया और मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अकबर साहब ने थैंक यू कहा है, तो वो बहुत सारे राइटर्स जो है वो सीख भी रहे हैं हमारे पास अच्छे खासे। अकबर साहब की अपनी बहुत अच्छी स्टडी है, अमर लगारी साहब बहुत अच्छे राइटर्स हैं और रीडर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मुर्तज़ा साहब भी सिंधी के बड़े अच्छे बंदे हैं, सिंधी में लिखते हैं तो उसके नीचे कमेंट जरूर करते हैं कि सर इस लैंग्वेज की नैरेटिव को इस तरह सेट कर दें, तो हम कर देते हैं। एक सवाल ये फाइनली हम लेंगे, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपको भी इजाजत देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके तवज्जुह से इन दोस्तों से मुलाकात हुई और इनसे बड़ा अच्छा जो ना वो मेरी ख्वाहिश थी कि आपने तो एक दफा दावत भी दी थी आने की, 2 दफा तो कुछ हालात हुआ से, वरना मेरा तो दिल था कि मैं जाता वहां जाके मिलता दोस्तों से। कुछ दोस्त आपसे आप यहाँ मिलवाते भी रहते हैं जब भी आप आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आप आए, पूरी सिंध आपके लिए मुंतजिर होगी। आप जब भी आए पूरी सिंध आपके लिए मुंतजिर होगी, और इंशाल्लाह आपको जो हमारे सकाफती मकामात हैं हम सारी विजिट भी करवाएंगे, मोनजोदड़ो से लेकर किंजर लेक, मकली तक, जो भी हमारे पास चीजें हैं, गोरख हिल स्टेशन जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। ये बड़ा अहम मुर्तजा भाई का सवाल, बहुत खूबसूरत। इसका छोटा सा जवाब ये है कि अब जबकि कोलोनाइजर का डिस्कोर्स जो है, यानी उसका नैरेटिव जो है वो मुसल्लत हो चुका है और अब उससे चारा नहीं। हम उसका मती होने से बेहतर है कि उससे डायलॉग कर दिया जाए, को गिव एंड टेक कर लिया जाए कि मैं कौन सी बातें उसकी लेकर अपने कल्चर में अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकता हूं और कौन सी बातें मैं नहीं कर सकता। तो जाहिर है जो मैं नहीं कर सकता, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेज करते हैं हम नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीजें वो खाते हैं जो हम नहीं खाते, बहुत ज्यादा। मैं और डॉक्टर साहब बाहर भी गए हैं और हमने वहां भी जाके नहीं खाई जो वो खाते हैं, हमने वो चीजें नहीं पहनी जो वो पहनते हैं, हमने उस तरह नहीं रहे, वहां जाके उस तरह नहीं नहाए जैसे अंग्रेज नहाते हैं, हत्ता कि वहां जाके उस तरह वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि अंग्रेज करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बंदा गिव एंड टेक करता है, हमने भी गिव एंड टेक का किए बगैर गुजारा नहीं। तो पाकिस्तानी राइटर्स को बजाय ये कहने कि बस ये जो मगरबी प्रोपेगेंडा है, ये बजाय ये कहने कि गिव एंड टेक करना पड़ेगा। कुछ चीजें अब देखिए, मिसाल के तौर पर रशियन फॉर्मलिज्म है, तो ये तो मगरबी नहीं है, ये तो रशियन है, तो भाई कम से कम ये तो कर ले, है ना। तो हमें उससे डायलॉग करना पड़ेगा। तो एक और है, मिसाल के तौर पर फ्रेंच है, तो बरसगीर वालों को तो फ्रेंच के ज्यादा करीब होना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन का बेड़ा, वो जो ना बैरी बेड़ा अगर आ जाता तो वो तो टीपू सुल्तान की हेल्प कर लेता, तो वो अंग्रेज चले जाते और नेपोलियन करीब हो जाता। तो फ्रेंच है ना, तो बेहतर है कि फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ ली जाए, क्योंकि वो तो हमारी मदद को भी आ रहे थे। पोर्चुगीज भी आ जाते तो फिर हम शायद उनको फॉलो करते, है ना। तो ये गिव एंड टेक सकाफतें एक दूसरे से करती हैं। अलबत्ता जहां पर ये देखिए कि उसमें एक सकाफती नरगसियत और रऊनत है जो आपको दबाना चाहती है, वहां पर स्टॉप कर देंगे, भाई मैंने आपसे मार्जिनलाइज, ऐसे ही जैसे आज की औरत जो है ना वो कहती है कि जी मेरी मर्जी। तो अब जो कोलोनाइज्ड कंट्रीज है उनको भी कहना चाहिए जी मेरी मर्जी, मेरा नैरेटिव, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी कहानी लिखूं, आपको कौन है। तो बहरहाल उससे ये जो ना वो करना चाहिए। कुछ राइटर्स तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारे मिसाल के तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें बिलाशुबा उसका बात करनी चाहिए। आप यकीन कीजिए, चाहे हम इत्तफाक करें या ना करें, चाहे हम लिसानी झगड़ों में पड़े या ना पड़े, अलबत्ता एक बात तो बड़ी अहम है कि जो अजीम लोग हैं
چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے سندھ کے ہیں، کشمیر کے ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، ہے نا، حمزہ شنواری ہے، خوشحال بابا ہے، بلے شاہ، کتنے کتنے لوگوں نے بڑے بڑا عظیم کام کیا، ہر جگہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گے کہ جو داستان امیر حمزہ ہے، مرتضی بھائی، جو داستان امیر حمزہ ہے، یہ تقریباً یہ پوری جو داستانیں ہیں، یعنی کہ جو داستانوی ادب ہے برِ صغیر کا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ 50,000 صفحات پر مشتمل، 50,000 pages have been written۔ میرے خیال کے مطابق، میں نیریٹالوجی کا آدمی ہوں، پوری دنیا میں اتنی لمبی داستانیں کہیں بھی نہیں ہیں جتنی کہ برِ صغیر میں۔ تو جو ہماری داستانیں ہیں، ہماری جو نا جو بڑی چیزیں ہیں، بہرحال ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر جہاں ہم محسوس کریں وہاں پر ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ کلچرل ہماری پریکٹسز تھیں، اس پہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے رائٹرز کو چاہیے، آج کا رائٹر جو ہے نا، وہ دیکھیے ذرا کہ چیزیں کیسے، اصل میں پرانا دور نا وہ تھیورائز کرنے کا دور تھا، آج کل اینالائز کرنے کا دور ہے۔ تو اینالیسز کر کے ہم دیکھیں گے یار کس طریقے سے چیزیں ہمیں سمجھ آتی۔ بہت شکریہ صاحب، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ اور 40 منٹ ہم مسلسل آپ بولتے رہے، اور سوالات کے جواب بڑے دل کھول کے آپ نے جوابات دیے ہیں، اور اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنے ڈسکورس کے سخی ہیں، بہت زیادہ سخاوت کے حوالے سے آپ نے بات میں نے کی۔ کل بتایا تھا کہ ہلکا سا مجھے ٹیمپریچر بھی تھا، آج میں نہایا اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کر کے یقین کریں کہ میں بالکل ہی ریلیکسڈ ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے یعنی کہ اسی طریقے سے کہ میں نے ایک بڑی تاریخی ورثے کے ساتھ میں نے مکالمہ کیا، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنی سی وی میں یہ لکھوں گا کہ میں نے آپ سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، میں نے ایک بڑے کلچرل ایک ہیریٹیج سے میں نے مکالمہ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ کی انشاءاللہ ہمارا تعلق اسی طرح رہے گا۔ اور میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ اب آپ دوبارہ بھی کوئی ایسا پروگرام کریں کہ میں نے دوبارہ اس پہ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ بالکل بولیں، یہ آپ کی گریٹنیس ہے، آپ کی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہے، جو آپ اس طرح فیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، پچھلی مرتبہ ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہم نے انڈس جو ہے ویلی کی لینگویجز کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ سندھ پنجاب والی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ انڈس ویلی ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی سویلائزیشن ہے، ہم اسی کے پارٹ ہیں، ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ آگے چل کے حکمرانوں نے ہمیں پھر ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھئی اس طرح ہو جائیں، آپ اس طرح ہو جائیں، ورنہ ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ایک ہی کلچر، ایک ہی دریا اور ایک ہی سرزمین کے پلنے بڑھنے والے ہیں، اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کی طبیعت کے حوالے سے میں بہت فکر مند تھا کہ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ اچھے طریقے سے بات کر سکیں، اور ماشاءاللہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے پسند کیا آپ کو، اور کوسچنس کے آنسرس دیے انہوں نے، اور بہت زیادہ آپ سے انسپائر ہوئے، اور امید ہے کہ یہ ڈسکورس ہمارا نیریٹو پہ یا کسی اور ٹاپک پہ چلتا رہے گا، اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے توسط کے حوالے سے، میں پورے سندھ کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا، اور ان کا بھی جو سنتے رہے ہمیں اور سوالات کرتے رہے، اپریشیٹ کرتے رہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی تھے، آپ کے اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی کے، جو آپ سے پڑھ کے آئے تھے، وہ بھی یہاں کمنٹ کر رہے تھے، اور ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ تھے، جو انہوں نے ایک دوسرے کو ٹیگ کر کے کہا کہ بھئی یہ سیشن سنیں، فاروق صاحب کو سنیں، یہ ساری چیزیں اتنی اچھی رہیں کہ اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو لوگوں کو ملی، اور اس سب کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے فاروق صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، اجازت چاہیں گے، اور اگر فائنلی کچھ کہنا ہو آپ کو تو بتا دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔